Good morning, all of you. Today we will discuss about the solids and their different types. तो हम solids के बारे में देखें उससे पहले हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि what is matter? Matter क्या है? So anything which can occupy space and has mass is called the matter. कोई भी चीज जो आपको अपने चारों तरफ दिखाई देती है, जो ऑक्युपाई करे स्पेस को और जिसके अंदर कुछ मास हो, आप उसे मैटर कहते हैं. तो एनीथिंग which has mass and can occupy space is called the matter. So there are different states of the matter. These different states are solid, liquid and the gas. चारों तरफ अपने environment में आप कहीं पर भी देखें, you can see the different substance in the form of the solids, in the form of the liquid or in the form of the gas. For example, chair, that is the solid one. You can see the glass, that is the solid one, and the water, that is the liquid one. You can see the balloon, and the substance which is present in the balloon is the gas. तो वो gas है वहां पे. तो what are fluids? Next हमारी definition इसके बाद आ जाती है. Fluids किसे कहते हैं? अभी आपने देखा the different states of the matter are the solid, liquid and the gas. Out of these three different states, that is the solid, liquid and gas, which of the following state may be called as fluids? आप fluid किन्हें कह सकते हैं? आप solid को fluid कह सकते हैं, आप liquid को कह सकते हैं, gas को कह सकते हैं, आप किसे कहेंगे? तो किसे कहें उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि fluids की definition क्या है. तो what are fluids? Fluids are those substances whose particle can flow independently in different direction. तो वो सब्सटेंस जिनके पार्टिकल फ्लो कर सके इंडिपेंडेंटली इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो आप उन्हें फ्लूइड्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल आपके लिक्विड और गैसेस. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो जैसे ही वाटर था, देखो गिलास के अंदर, आपने उस वाटर को जैसे ही बाहर निकाला तो उसके बाद वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हुए? जो लिक्विड के पार्टिकल्स क्या है? they are flowing independently in different direction. रिवर के अंदर भी the water molecules, they are moving in different direction. they can flow independently. So these are the fluid. तो लिक्विड क्या है? आपका फ्लूइड है. सिमिलरली आप इस कंटेनर के अंदर देखें, जो गैसेस हैं जब वो बाहर निकली तो गैस के पार्टिकल दे आर मूविंग, दे आर फ्लोइंग इंडिपेंडेंटली इन डिफरेंट डायरेक्शन. गैस के पार्टिकल वो फ्लो कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, तो आपके क्या है? वो फ्लूइड्स हैं. सो द सब्सटेंसेस हुज पार्टिकल कैन फ्लो इंडिपेंडेंटली इन डिफरेंट डायरेक्शन आर कॉल्ड द फ्लूइड्स. सो लिक्विड एंड गैसेस आर द फ्लूइड्स. व्हाई नॉट सॉलिड? Solid are not the fluid because their particle cannot flow independently. उनके जो particles हैं वो independently flow नहीं कर सकते in different direction के अंदर. For example, आप इस फुटबॉल को देखें, जब मैच चल रहा है, फुटबॉल is a solid, और जब ये फुटबॉल को देखो किक लगाई जाती है, when we kick the football, whole of the football move in a particular direction, not their pieces. उसके जो pieces नहीं हो जाते different direction के अंदर, वो इकट्ठी flow करती है. तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? हमने कंक्लूजन क्या निकाला? हमने कंक्लूजन ये निकाला कि फ्लूइड्स कौन होते हैं? लिक्विड एंड गैसेस. कौन फ्लूइड नहीं होते? वो सॉलिड नहीं होते. तो ये छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि व्हाई लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड्स. तो व्हाई लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड? बिकॉज देयर पार्टिकल कैन फ्लो इंडिपेंडेंटली in different direction. Why solid are not fluid? Solid are not fluid because their particles cannot flow independently in different direction. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है why solid are rigid. solid rigid क्यों होते हैं? क्योंकि जो solid होते हैं उनके जो particles होते हैं उनके बीच में strong force of attraction होती है. वो सिर्फ अपने मीन पोजीशन के ऊपर ही oscillate करते हैं इधर से उधर, तो इसीलिए वो rigid होते हैं. The solid are rigid because their constituent particles have the fixed position. उनके पार्टिकल की फिक्स पोजीशन होती है. Their particle can oscillate only about their mean position. अपनी मीन पोजीशन के ऊपर ही उसके पार्टिकल इधर से उधर ऑसिलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे आपने अभी इन प्लेयर्स को देखा, ये फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं. फुटबॉल पूरी की पूरी कटी है. जब फुटबॉल को किक लगाया जाता है तो फुटबॉल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, फुटबॉल तो फुटबॉल ही रही, लेकिन उसके पार्टिकल जो हैं जब उसको किक लगाई जाती है, देयर पार्टिकल क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन. इधर से उधर वो ऑसिलेट कर जाते हैं. तो सो द रीजन द सॉलिड आर रिजिड. इसलिए हम सॉलिड को क्या कहते हैं? रिजिड कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, हमारा मेन पॉइंट जो हमारा ये यूनिट है जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं हमारे इस पार्ट के अंदर कि व्हाट आर सॉलिड्स. तो व्हाट आर सॉलिड, आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ा के देखें, जो भी आपको सॉलिड दिखता है उसके बारे में आप ये कुछ बातें कह सकते हैं, और वही डेफिनेशन बन जाएगी सॉलिड्स की कि द सब्सटेंसेस व्हिच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. जिनकी शेप भी डेफिनेट हो, जिनका वॉल्यूम भी डेफिनेट हो. वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट. द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड देयर वॉल्यूम. कोई भी चीज कितनी जगह घेरती है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है. तो जो सॉलिड होते हैं उनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, उनकी शेप भी डेफिनेट होती है. दे हैव लो कंप्रेसिबिलिटी. सॉलिड के अभी हमने
आपको बताया था लास्ट पॉइंट के अंदर, व्हाई सॉलिड आर रिजिड, क्योंकि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं, उनके बीच में गैप नहीं होता, इसलिए गैप ही नहीं होता उनके बीच, तो दो पार्टिकल को आप और ज्यादा नजदीक नहीं ला सकते, मींस दे हैव वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी, उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, दे आर रिजिड बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, दे आर रिजिड, दे हैव हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी क्यों? क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, क्योंकि आपके जो दे ऑक्युपाई द स्मॉल वॉल्यूम, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, ये कम स्पेस के अंदर आ जाते हैं, वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। तो जो सॉलिड होते हैं इनकी डेफिनेशन क्या हुई? द सब्सटेंसेस व्हिच हैव द डेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम, लो कंप्रेसिबिलिटी, हाई रिजिडिटी, हाई डेंसिटी आर कॉल्ड द सॉलिड्स, आप उन्हें सॉलिड्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल चेयर आप इसको कैसे भी आगे पीछे रख दें, लेकिन इनकी शेप सेम रहेगी, इसका वॉल्यूम भी सेम रहेगा, तो ये सॉलिड है। इस पर्सन को आप देखें, इस रूम में आपको क्या क्या दिख रहा है? इस रूम के अंदर आपको वॉल दिखती है, वो सॉलिड है। सामने मिरर दिख रहा है आपको, जिसके अंदर ये पर्सन अपने आप की को देख पा रहा है, तो मिरर क्या है? सॉलिड है। तो मींस डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम क्या होती है इनकी? वॉल्यूम। इनकी कंप्रेसिबिलिटी कम होती है, हाई रिजिडिटी होती है, हाई डेंसिटी होती है। अब बाहर देखें, देखो बारिश हो रही है, जो मिरर दिख रहा है आपको, जो शीशा दिख रहा है, गिलास दिख रहा है, वो तो सॉलिड है, लेकिन जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिख रही है वो लिक्विड है, क्योंकि उनकी डेफिनेट शेप नहीं है। आप ये जूट बैग को देखें, ये पोली बैग को देखें, ये क्या है? दे आर सॉलिड, इनकी डेफिनेट शेप है, डेफिनेट क्या है? वॉल्यूम है। उसके बाद आप इधर देखें, ये भी आपके सॉलिड है। नेक्स्ट आप आप नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखें, यहाँ पे इसमें आपको क्या दिख रहा है? आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहे हैं, चाहे वो स्टैंड हो, चाहे वो बर्नर हो, वो सारे सॉलिड है, लेकिन जो बाहर फ्लेम निकल रही है वो आपकी गैस है, वो बोलो क्या है? वो आपकी गैस पार्टिकल है, वहां पे गैसेस पार्टिकल है। तो सॉलिड की डेफिनेशन ओवरऑल क्या हुई? द सब्सटेंसेस व्हिच हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, लो कंप्रेसिबिलिटी, हाई रिजिडिटी, हाई डेंसिटी आर कॉल्ड द सॉलिड, अपने सॉलिड कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ सॉलिड, के आपके सॉलिड्स कितने टाइप के हो सकते हैं? द सॉलिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, आउट ऑफ दिस डिफरेंट टाइप the main two types are the crystalline solid and the amorphous solid. So what are the crystalline solids? crystalline solid है क्या? उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? आप ये डायग्राम को देखेंगे, देखो हम हर एक पार्टिकल को एक स्फीयर मान के चलेंगे। आप ये ध्यान रखेंगे, जो आपके सॉलिड जो ये यूनिट है जो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, इसके अंदर हर एक पार्टिकल को, वेदर इट इज एटम और द आयन और ए मोलिक्यूल, कोई भी हो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, आप उसको स्फीयर मान के चलेंगे। आप उसे क्या मान के चलेंगे? स्फीयर। तो मान लीजिए वन स्फीयर, सेकंड स्फीयर, ऑल स्फीयर हियर आर ऑफ सेम साइज, सभी का साइज सेम है। मान लीजिए ये जो स्फीयर आपको दिख रहे हैं, देखो सभी का यूनिफॉर्म सेम साइज है, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट हमने कर दी इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। जो ये स्फीयर हमने दिखाया है, ये कोई एटम भी हो सकता है, ये कोई आयन भी हो सकता है, ये कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो कोई भी हो। तो व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड? द सॉलिड इन विच देयर इज ए यूनिफॉर्म और द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द थ्री डायमेंशनल लैटिस। तो ये पूरी बड़ी जो स्ट्रक्चर बन गई है पार्टिकल के रिपीटिशन से, दैट होल स्ट्रक्चर इज द थ्री डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर आपकी बन जाएगी। तो आप इन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो हाउ विल यू डिफाइन द क्रिस्टलाइन सॉलिड? आपके एग्जाम में भी कभी भी अगर आपकी डेफिनेशन आ जाए या डिफरेंसेस आ जाए, राइट डाउन द डिफरेंसेस इन बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द एमोर्फस सॉलिड, तो आप ये एक चीज का जरूर ध्यान रखें। आपका अच्छा इंप्रेशन कैसे जाता है कि सबसे पहला पॉइंट हमेशा ही डेफिनेशन होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? हमेशा डेफिनेशन। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या हुए? क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हुए? क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन हुए? द सॉलिड इन विच देयर इज ए यूनिफॉर्म और द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन थ्री डायमेंशनल लैटिस आर कॉल्ड द क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप उन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं, इसके बाद देखो आप यूनिफॉर्म अरेंजमेंट ऐसे कर सकते हैं। अमोर्फस सॉलिड, द सॉलिड इन विच देयर इज नो यूनिफॉर्म और द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द थ्री डायमेंशनल लैटिस आर कॉल्ड द अमोर्फस सॉलिड। आप उन्हें क्या कहेंगे? अमोर्फस सॉलिड, जिनके अंदर कोई भी यूनिफॉर्म अरेंजमेंट ना हो। ये जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं जो हमने स्फीयर से लगाए, मान लीजिए इनमें यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है। फॉर एग्जांपल ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके NaCl के होते, सॉल्ट के होते, तो क्या होता? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर ये जो स्फीयर हमने दिखा रखे हैं ये ऑल्टरनेट होते, एक Na पॉजिटिव का होता, अगला स्फीयर Cl नेगेटिव का होता,
Na पॉजिटिव का होता है, फिर Cl नेगेटिव का होता है, तो उसे आप रेगुलर अरेंजमेंट कहते हैं, आप उसे यूनिफॉर्म अरेंजमेंट कहते हैं। अमोर्फस सॉलिड कौन, जिसके अंदर कोई यूनिफॉर्म अरेंजमेंट ना हो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, आपके 3 डायमेंशनल लैटिस के अंदर। वो आप डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके पास मान लीजिए ए पॉजिटिव कोई आपका है सब्सटेंस, तो आप क्या कहेंगे, उसके बाद अमोर्फस हमें देखने हैं, क्योंकि वो आयनिक तो हो नहीं सकते यहाँ पे। तो देखो एक बड़े साइज का पार्टिकल, एक छोटा, फिर कोई अलग साइज का, एंड सो देखो अपने पार्टिकल की देखो नॉन यूनिफॉर्म अरेंजमेंट आपने कर दी। लेकिन आप ध्यान देना, आप अभी जो मैं शो करने जा रहा हूँ आपको, देखो रेड साइज, रेड आपके कलर के दिखाए हमने, ये पार्टिकल देखो सेम साइज के हमने दिखाए। नाउ देयर इज द यूनिफॉर्म अरेंजमेंट ऑफ दिस दैट एरिया, तो ये वो एरिया है अमोर्फस सॉलिड के अंदर। वैसे तो पूरे के पूरे अमोर्फस सॉलिड के अंदर कोई भी यूनिफॉर्म रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती है, तभी तो आप उन्हें अमोर्फस सॉलिड कहते हैं। लेकिन अमोर्फस सॉलिड के अंदर भी देयर में बी ए स्मॉल एरिया, देयर में बी ए स्मॉल एरिया वेयर देयर इज ए यूनिफॉर्म अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। दैट स्मॉल एरिया इज कॉल्ड, उसका नाम क्या रखें, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी का काम तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर होता है, इसलिए जो स्मॉल एरिया है इसको हम क्रिस्टलाइट कहते हैं। जो रेड आपके स्फीयर हमने दिखा रखे हैं, दैट इज द ओनली स्मॉल एरिया वेयर देयर इज अ यूनिफॉर्म अरेंजमेंट ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सो दैट स्मॉल एरिया इन द अमोर्फस सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइट्स, आपने क्रिस्टलाइट्स कहते हैं। आपने ये देखा, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आपने क्या देखा, देयर इज द यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट थी थ्रू आउट द लैटिस थी। आप कहीं पे देखें एक एंड से लेके दूसरे एंड तक जाएंगे तो वहां पे क्या है, वहां पे यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है थ्रू आउट द लैटिस। थ्रू आउट द लैटिस क्या है बोलो, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है। सो देयर इज द यूनिफॉर्म अरेंजमेंट थ्रू आउट द लैटिस, एक एंड से दूसरे एंड तक है, तो हम कहेंगे दे हैव द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जो ये ऑर्डरनेस है ये पूरे के पूरे लैटिस के अंदर है, तो हम क्या कहेंगे, दे हैव द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट throughout the lattice, that is they have the long range order। आप खुद सोचें और हमें बताएं कि अमोर्फस सॉलिड के अंदर क्या होना चाहिए। अमोर्फस सॉलिड के अंदर क्या यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है, नहीं है। अगर है तो एक स्मॉल एरिया के अंदर है, तो मींस दे हैव द शॉर्ट रेंज ऑर्डर, दे हैव द शॉर्ट रेंज ऑर्डर। सो दे हैव द शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इनके अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है अमोर्फस सॉलिड के अंदर। बट ये जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर आया आपके अमोर्फस सॉलिड के अंदर भी एक एरिया हमने बताया था ना अभी, जहां पे यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होती है, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होती है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। सो देयर आर द स्मॉल एरिया in the amorphous solid where there is a uniform arrangement of the constituent particle, so this small area called the crystallite, आप उन्हें क्रिस्टलाइट कहते हैं। अभी आपने देखा जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्योंकि इनके अंदर यूनिफॉर्म अरेंजमेंट थी पार्टिकल्स की, जैसे अभी हमने ऊपर डायग्राम बनाया। अगर हम आपको ये कहें कि आप कोई नाइफ लें और नाइफ की हेल्प से आप इसके अंदर कट कर दें, क्या कर दे बोलो, इसके अंदर नाइफ की हेल्प से आप इसके अंदर कट कर दे, तो फिर आप क्या करेंगे। अब नाइफ की हेल्प से इनके अंदर कट करना होगा, तो आप ये हमेशा हमें प्लेन कट नहीं देंगे, किसी एक एंगल से अगर हम इनको काटेंगे। देखो ये एक एंगल हो गया, देखो हमने इसको यहां से काटा, ध्यान से देखें, दे गिव द प्लेन कट, देखो हमें बिल्कुल प्लेन कट मिला है, आप देख पा रहे हैं। बट थ्रू दैट एंगल, इस एंगल से यहां से काटा, तो देखो अभी हमने ये डायग्राम के अंदर भी दिखाया, अगर आप इस एंगल से काटते हैं, देखो इस एंगल से, क्यों यहां से, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, ये जो पर्टिकुलर, देखो ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है, यहाँ से हमें प्लेन कट मिल सकता है, देखो ऐसे यहाँ से प्लेन कट मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से काटूं, देखो दूसरे एंगल से यहाँ से, तो देखो यहाँ से हमें टेढ़ा मेढ़ा कट मिलेगा, देखो ऐसे इस एंगल से हमें टेढ़ा मेढ़ा कट मिलेगा। तो मीन्स दे ऑलवेज, कैन दे ऑलवेज गिव द प्लेन कट, नो, ये हमेशा प्लेन कट नहीं देते हैं। दे कैन गिव द प्लेन कट ओनली थ्रू सम एंगल, थ्रू सम एंगल। तो मीन्स हमने क्या बताया, देखो दे कैन गिव द प्लेन कट विद नाइफ थ्रू सम एंगल, किसी एक एंगल से काटा तो प्लेन कट आ गया, दूसरे एंगल से काटेंगे तो वहां पे टेढ़ा मेढ़ा कट आएगा, इरेगुलर कट आएगा। लेकिन अमोर्फस सॉलिड को तो आप कहीं से भी कट कर देना नाइफ से, दे ऑलवेज गिव द इरेगुलर कट, दे ऑलवेज गिव द इरेगुलर कट। क्योंकि आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर अभी देखा, दे गिव द regular cut, they give the plane cut through some angle and do not give the plane cut through some other angle, किसी दूसरे एंगल से प्लेन कट नहीं देते, मींस हमेशा इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं है, तो इसलिए इसको कहते हैं दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोट्रोपी। एन का मतलब क्या होता है, नोट, एन का मतलब क्या होता है, नोट, आइसो का मतलब सेम, नोट सेम, क्या सेम नहीं है, कट की प्रॉपर्टी सेम नहीं है। दे डू नॉट गिव द प्लेन कट थ्रू आउट थ्रू ऑल द एंगल्स, एक एंगल से प्लेन कट, दूसरे एंगल से प्लेन कट नहीं, तो मींस नॉट सेम, तो दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टी कॉल्ड द एनाइसोट्रोपी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, डिफाइन एनाइसोट्रोपी, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे एनाइसोट्रोपी को, आप ऐसे डिफाइन करेंगे, एनाइसोट्रोपी मींस दे शो द डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, दे शो द डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज द एनाइसोट्रोपी। एनाइसोट्रोपी मींस
the property for showing the different property in the different direction, like the refractive index, like the cut property, like the electric resistance property. जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनके अंदर ये प्रॉपर्टी सेम नहीं होती इन ऑल द डायरेक्शन, तो मींस दे शो द एनआइसोट्रोपी। जबकि अमोर्फस जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर आप देखो कहीं से भी कट करें, दे ऑलवेज गिव द इरेगुलर कट, दे ऑलवेज गिव द इरेगुलर कट विद नाइफ थ्रू ऑल द एंगल्स। देखो आपने यहां से कट किया, बोलो कैसा कट आएगा, इरेगुलर कट। किसी और एंगल से काटो, बोलो कैसा कट आएगा, इरेगुलर कट। दे विल ऑलवेज गिव द इरेगुलर कट, ये हमेशा ही इरेगुलर कट देते हैं। और इसीलिए क्योंकि एक जैसी प्रॉपर्टी रही इन ऑल द डायरेक्शन, कहीं से भी काट लें बिल्कुल एक जैसे रहे, इरेगुलर इरेगुलर इरेगुलर, तो मींस दे शो द प्रॉपर्टी कॉल्ड आइसो का मतलब सेम आइसोट्रोपी। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है नेम द सॉलिड व्हिच कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोट्रोपी, तो आप आंसर लिखेंगे अमोर्फस सॉलिड। नेम द सॉलिड व्हिच कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोट्रोपी, तो आप आंसर लिखेंगे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। वो कौन से सॉलिड होते हैं आपके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो मींस दे शो द सेम प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शन, दैट इज द आइसोट्रोपी। उसे क्या कहते हैं आप, आइसोट्रोपी कहते हैं। तो यहां तक आपने देखा कि क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड के कुछ ये बेसिक पॉइंट आपने देखे। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। द नेक्स्ट डिफरेंसेस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड द अमोर्फस सॉलिड आर, अभी आपने डायग्राम में देखा था तो उसके अंदर क्या था, आपके यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होती है आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। आप दोबारा से देख सकते हैं, देखो तो जिसकी वजह से आप किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच, देखो ये हमने डिस्टेंस दिखाया, इंटरएटॉमिक डिस्टेंस मींस जो दो स्फीयर है इनका सेंटर लिया, दोनों के एडजेसेंट स्फीयर के सेंटर का डिस्टेंस, सेंटर के बीच का डिस्टेंस, जिसे कहते हैं इंटरएटॉमिक डिस्टेंस। आप कहीं पर भी देखें, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको एडजेसेंट पार्टिकल्स के न्यूक्लियाई के बीच का डिफरेंस देखना है, दैट इज द इंटरएटॉमिक डिस्टेंस। ये नहीं कि आप एक तो एक एंड वाला स्फीयर ले लें, एक दूसरे एंड वाला स्फीयर ले लें, उनके बीच का डिस्टेंस ले लें, नो। तो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस का मतलब द डिस्टेंस इन बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू एडजेसेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो आपका सेम रहेगा। देखो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, कहीं पे भी देखें, द इंटरएटॉमिक डिस्टेंस इज सेम थ्रू आउट द लैटिस इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जबकि अमोर्फस सॉलिड में आपने देखा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं देखो वो अलग अलग साइज के होते हैं, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट उनमें नहीं होती, तो इसलिए जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इट इज नॉट सेम थ्रू आउट द लैटिस, वो सेम नहीं होगा। देखो यहाँ पे रेड कलर से हमने दिखाया, फिर देखो ये डिस्टेंस अलग है, तो जिसकी वजह से हमारी ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी बन जाती है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, बिकॉज इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स द इंटरएटॉमिक डिस्टेंस इज सेम थ्रू आउट द लैटिस, means the bond strength is same throughout the lattice, means all of the bond will break at the same time during the heating। जब हम हीट करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड को तो जितने भी आपके बॉन्ड होंगे वो सारे के सारे ब्रेक होंगे एट द सेम टाइम, because of that reason the crystalline solids have the sharp melting point। तो next property आ जाती है crystalline solid की, वो क्या है, they have the sharp melting point। why they have the sharp melting point, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, why crystalline solid have the sharp melting point, तो आपका रीजन क्या देते हैं, आप ऊपर पहले ये डायग्राम बनाते हैं, उसके अंदर ये इंटरएटॉमिक डिस्टेंस आप सेम दिखाते हैं, फिर आपका आंसर बन जाता है कि they have the sharp melting point because the interatomic distances is same throughout the lattice and thus all the bond will break at the same temperature on heating। जब हम हीट करेंगे तो सारे के सारे बॉन्ड एकदम टूटेंगे, पूरा का पूरा सॉलिड एकदम मेल्ट हो जाएगा, तो मींस दे हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जबकि अमोर्फस सॉलिड के अंदर आप डायग्राम में ऊपर देख पा रहे हैं सभी जो बॉन्ड है वो सेम लेंथ के नहीं, लंबा बॉन्ड वीक होता है, छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो लंबा बॉन्ड पहले आपका ब्रेक होगा जब हम हीट करेंगे, तो वो पार्ट पहले मेल्ट हो जाएगा। जहां पे आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, छोटे बॉन्ड है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, वो पार्ट जब हम कंटिन्यूटी में हीट करेंगे तो फर्दर हीटिंग के बाद वो बाद में ब्रेक होगा। तो क्या आपका पूरा का पूरा सॉलिड एकदम मेल्ट हो जाएगा, नो, वो पूरा का पूरा एकदम मेल्ट नहीं होगा, मींस दे मेल्ट और द सॉफ्टन्स ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे डोंट हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज द इंटरएटॉमिक डिस्टेंसेस आर नॉट सेम थ्रू आउट द लैटिस इन द अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड के अंदर थ्रू आउट द लैटिस इंटरएटॉमिक डिस्टेंस सेम नहीं होते, सो द डिफरेंट बॉन्ड will break at the different temperature, so they melt at the different temperature, means they don't have the sharp melting point, इनका sharp melting point नहीं होता, और इसी वजह से they can be molded or the blown in various shape। जैसे गिलास इसका एग्जांपल होगा आपके अमोर्फस सॉलिड का, तो गिलास देखो अलग अलग शेप में हम उसको मोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, इसी पॉइंट के बेसिस के ऊपर ही है, बस घुमा फिरा के लिखा गया है, दे हैव द डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो कितनी हीट दें कि फ्यूज हो जाए, फ्यूज का मतलब होता है सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना,
वो फ्यूजन कहलाता है। तो फ्यूजन का मतलब क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, तो दैट इज द फ्यूजन, उसे आप फ्यूजन कहते हैं। तो कितनी हीट दें कि ये मेल्ट हो जाए? जो भी हीट देंगे वो एक प्रॉपर हीट होगी, कांस्टेंट अमाउंट में होगी, और सारे बॉन्ड एकदम टूट जाएंगे। तो मींस जब हम इनको मेल्ट करेंगे उस दौरान, जब हम फ्यूज करेंगे, मेल्ट करेंगे, तो इनकी जो हीट ऑफ फ्यूजन होगी वो क्या होगी? डेफिनेट होगी। फॉर एग्जांपल 100 जूल आपने हीट दे दी और पूरा का पूरा सॉलिड एकदम क्या हो गया? मेल्ट हो गया। तो उसे कहते हैं डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। इनकी हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? डेफिनेट होती है। अभी आपने देखा अमोर्फस सॉलिड के अंदर शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, सो दे डोंट हैव द डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। इनके अंदर हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होती, मतलब एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट देने से पूरा का पूरा अमोर्फस सॉलिड एकदम मेल्ट नहीं होता है। तो इसलिए हम डिफरेंट रेंज ऑफ हीट देते हैं। पहले 100 जूल दी, कुछ हिस्सा मेल्ट हो गया, 101 जूल दी, फिर अगला हिस्सा मेल्ट हो गया, एंड सो ऑन। सो दे डोंट हैव द डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अब जब आप उसको हैंग कर दे, कहीं पे वर्टिकली हैंग कर दे, दीवार के ऊपर आप उसको लगा दे, दे नेवर लूजेस देयर शेप, वो अपनी शेप को कभी लूज नहीं करते। मान लीजिए कोई आपके पास कोई भी सॉलिड है, आपने उसको कहीं पे रख रखा है वर्टिकली, उसकी जो भी विड्थ होगी ऊपर से और नीचे तक मान लीजिए सेम है, आप 1 साल के बाद देखिए, 2 साल के बाद देखिए, 10 साल के बाद देखिए, विड्थ आपकी सेम रहेगी, उसकी ऊपर से नीचे तक थ्रू आउट उसकी विड्थ सेम रहेगी। मीन्स दे नेवर लूजेस देयर शेप, मीन्स दे, बिकॉज क्यों ऐसा क्यों होता है? दे डू नॉट लूजेस देयर शेप, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे कैन नॉट फ्लो अंडर देयर ओन वेट, दे कैन नॉट फ्लो अंडर ग्रेविटी, वो ग्रेविटी के द्वारा वो नीचे की तरफ फ्लो नहीं करते। सो दे आर कॉल्ड द ट्रू सॉलिड। आपने ध्यान दिया होगा, हमने आपको बताया था कि व्हाट आर फ्लूइड्स, फ्लूइड्स कौन होते हैं? द सब्सटेंसेस व्हिच पार्टिकल कैन फ्लो इंडिपेंडेंटली, जिनके पार्टिकल इंडिपेंडेंटली फ्लो कर सके इन डिफरेंट डायरेक्शन, अपने क्या कहते हैं? अपने फ्लूइड्स कहते हैं। आपने देखा था सॉलिड फ्लूइड नहीं होते, solids are not fluid because their particle cannot flow independently in different direction, so solids can never be the fluid, वो fluid नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये सच्चे सॉलिड है, दे आर कॉल्ड द ट्रू सॉलिड, क्योंकि ये फ्लो ही नहीं करते। लेकिन अगर हम यही बात देखना चाहें आपके अमोर्फस सॉलिड के अंदर, तो जो आपके गिलास होता है, वो गिलास अपनी शेप को लूज कर देता है, वो वैसा का वैसा नहीं रहता है। आपने देखा होगा घरों में, अगर आपके पास जैसे दीवार के ऊपर भी आपके मिरर लगा लेते हैं, उसके सामने जब आप खड़े होते हैं, बिल्कुल सामने खड़े हो गए, तो आपकी शेप अलग दिखाई देगी, आप थोड़े मोटे दिख रहे हैं, आप थोड़े नीचे झुक के अपनी इमेज देखें, आप थोड़े पतले दिखाई देंगे। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि द गिलास फ्लोज अंडर ग्रेविटी, क्योंकि गिलास फ्लो कर गया अंडर ग्रेविटी, इतना कम फ्लो किया है कि हमें अपनी नेक डाइज से हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऊपर से नीचे तक उसकी विड्थ एक जैसी नहीं रही कुछ सालों के बाद। तो गिलास क्या है? एक अमोर्फस सॉलिड है, बिकॉज it can lose their shape, because their particle can flow under their weight, their particle can flow under gravity, so they are not the true solid, yes true solid नहीं है, so they called the false solid, ये झूठे solid हैं, they so called the pseudo means false, so called the pseudo solid, और also called as the super cooled liquid। ऐसा लगता है क्योंकि फ्लो कर गए, फ्लो करने की प्रॉपर्टी को फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड तो आपके लिक्विड और गैस ही होते हैं, क्योंकि इन्होंने ये प्रॉपर्टी अपनी लिक्विड जैसी दिखा दी, सो दे कॉल्ड द सुपर कूल्ड लिक्विड। ऐसा लगता है जो अमोर्फस सॉलिड है ये लिक्विड थे और बहुत ज्यादा इनको एक्स्ट्रा कूलिंग करके और सॉलिड के अंदर कन्वर्ट किया गया होगा, सो दे कॉल्ड द सुपर कूल्ड लिक्विड। इनको क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं आप इन्हें। तो जो ओल्ड ग्लासेस होते हैं ये थिक हो जाते हैं एट द बॉटम, अभी मैंने बताया, बिकॉज दे कैन फ्लो अंडर द ग्रेविटी, ये नीचे से थिक करता है। आपने देखा होगा अपनी जो बसेस होते हैं उनके अंदर भी जो आपका, या घर में आपके शीशा लगा हुआ जो वर्टिकली ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद आप देखेंगे, अगर आप उस शीशे को ऊपर की तरफ छोड़ दें और जब उसको नीचे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में खिसकाएंगे, तो नीचे वो आराम से नहीं आ पाएगा, क्योंकि नीचे की विड्थ थोड़ी ज्यादा हो चुकी है, ऊपर से थोड़ी कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि गिलास कैन फ्लो अंडर द ग्रेविटी, चाहे वो इतना फ्लो करता हो कि हम उसको ऑब्जर्व ना कर पाए, अपनी नेक्ड आइज से उसको ना देख पाए, वो एक अलग बात है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो हमने पढ़ा था, ये तो कॉमन सी बात है, चाहे कोई भी सॉलिड हो, दे हैव द हाई रिजिडिटी, लेकिन क्योंकि जो प्रॉपर यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है वो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ही होती है, इसलिए प्रॉपर बिल्कुल सही जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, हाई रिजिडिटी को जो फॉलो करता है, वो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन अमोर्फस सॉलिड के अंदर देखो सभी पार्टिकल एक साइज के नहीं होते, उनके अंदर प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती, उनके अंदर प्रॉपर क्लोज पैकिंग नहीं होती, इसलिए उनके पार्टिकल इधर उधर हिल डुल सकते हैं, मीन्स देयर पार्टिकल कैन बी डिस्टॉर्टेड इजिली बाय अप्लाइंग सम फोर्स। लेकिन क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं दे हैव हाई रिजिडिटी,
एंड दे डू नॉट इजिली डिस्टॉर्टेड, इनको आप इजिली डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते बाय द माइल्ड डिस्टॉर्शन फोर्सेस, कोई प्रेशर लगा के आप इनको इजिली डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते. बट द अमोर्फस सॉलिड दे हैव द लो रिजिडिटी एज कंपेयर टू द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड thus they can easily be distorted by applying the small forces. आप थोड़ी फोर्स लगा के, माइल्ड फोर्स लगा के, माइल्ड डिस्टॉर्शन फोर्स लगा के आप इनको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं. एग्जांपल क्या क्या आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के आगे, अभी हम आगे इनकी टाइप्स भी देखेंगे. क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी फर्दर ऑफ 4 टाइप्स आगे देखेंगे. जो 4 टाइप है उनमें क्या क्या नाम आ सकते हैं वो ये आते हैं, जैसे NaCl, लेलिया, नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर, जिंक एंड सोन, आयरन. ये आपके सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं. अमोर्फस सॉलिड में क्या आ जाएंगे आपके, जो भी आपके घर में प्लास्टिक है, जो भी आपके घर में पॉलीमर्स हैं, जितने भी पॉलीमर होते हैं, जैसे प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, रबर भी एक पॉलीमर है, ये सारे क्या है अमोर्फस सॉलिड. गिलास क्या है, एक पॉलीमर है. आपके कभी भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आए हुए पाया गया है कि ऐसे पूछा जाता है गिलास क्या है, तो गिलास इज ए सुपरक्रूड लिक्विड, ऐसा भी आप लिख सकते हैं. गिलास इज ए अमोर्फस सॉलिड, आप ऐसे भी लिख सकते हैं. क्यों, उसके ये डिफरेंट पॉइंट हमने बता दिए, ये प्रॉपर्टीज आपको लिखनी होती है. सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस इन बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द अमोर्फस सॉलिड. आपके एग्जाम में अगर मान लीजिए 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कम से कम 4 पॉइंट जरूर लिखेंगे, और साथ के साथ आप हर पॉइंट से रिलेटेड कोई ना कोई डायग्राम जरूर बनाएंगे. अगली बात जो हम आपको बताना चाहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड के बीच जितने भी आपने डिफरेंस देखे, ऑल डिफरेंसेस आर क्वेश्चन इन इटसेल्फ, वो अपने आप में क्वेश्चन है. कोई भी पॉइंट क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है. तो ये थे डिफरेंसेस क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड के बीच. तो अब तक क्वेश्चन क्या बने, सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन, डिफाइन सॉलिड विद एन एग्जांपल, डिफाइन फ्लूइड्स विद एन एग्जांपल, व्हाई सॉलिड आर नॉट फ्लूइड, अगला क्वेश्चन, व्हाई लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई सॉलिड आर रिजिड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है. उसके बाद आपके जो भी जितने भी डिफरेंस आए, हर डिफरेंस अपने आप में क्वेश्चन है. व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये पूछा जा सकता है. व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड आर द ट्रू सॉलिड, आपसे ये पूछा जा सकता है. व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव द डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, ये पूछा जा सकता है. एंड सो ऑन, हर पॉइंट को आप एक क्वेश्चन मान के चलेंगे. इसके बाद नेक्स्ट ये देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं. हाउ विल यू डिफाइन द अमोर्फस सॉलिड, गिव एग्जांपल ऑफ अमोर्फस सॉलिड. हाउ कैन यू डिफरेंशिएट इन बिटवीन ए गिलास एंड द क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज आपने देखा था, हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में था, और गिलास आपका अमोर्फस सॉलिड है. तो जो अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की गिलास के अंदर वो डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू क्वार्ट्ज. हमने बताया था क्वार्ट्ज के अंदर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के दोनों रेंज दिखते हैं, लॉन्ग रेंज भी शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी दिखते हैं. मेनली लॉन्ग रेंज ऑर्डर है. जब हम, जैसे हमने ये दिखा दिया आपके सामने, देखो दोबारा से, ये क्या है, ये अमोर्फस सॉलिड का डायग्राम है. लेकिन गिलास के अंदर अगर जब आप देखते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, देवदास शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऐसे दिखाई देता है आपको, जैसे हमने बताया था. तो जब हम इसको हीट करते हैं तो ये लॉन्ग रेंज जो भी थोड़ा बहुत ऑर्डरनेस थी, जो रेड कलर से हमने दिखा रखी है स्फीयर से, वो भी डिस्टॉर्ट हो जाती है ऑन हीटिंग. हीट करें फिर रैपिड कूलिंग कर दें. देखो हम आपको बता दें कि जब कभी भी आपके, मान लीजिए आपके पास बुक्स है घर में, 15-20 किताबें आपके पास, हम आपको ये कहें उनको अरेंज कर दें, आपने क्या किया और कहेंगे क्विकली अरेंज करें, तो उनकी डिसऑर्डरनेस होगी उसके अंदर, रेगुलर अरेंजमेंट आप नहीं कर पाएंगे. हम आपको प्रॉपर टाइम दें कि अब आप आराम से करें, तो आप एक बुक के ऊपर सेकंड बुक रखेंगे, थर्ड रखेंगे, आपको समय दिया जाए तो आप प्रॉपर यूनिफॉर्म अरेंजमेंट कर सकते हैं. तो यूनिफॉर्म अरेंजमेंट कब होगी, सिमिलरली यहाँ पे आप किसी भी सॉलिड को अगर आप मेल्ट करते हैं, मेल्ट के बाद आपको कह दिया जाए शार्प कूलिंग, एकदम कूल कर दें, तो जिसके जो पार्टिकल थे जो जहां थे वो वही रह गए, प्रॉपर उनके पास प्रॉपर टाइम ही नहीं है यूनिफॉर्म अरेंजमेंट शो करने का. तो मैं जब कभी भी सडन कूलिंग करेंगे, आप रैपिड कूलिंग करेंगे, तो हमेशा ही अमोर्फस सॉलिड मिलता है, आपके पार्टिकल को प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है. लेकिन अगर आप स्लो कूलिंग करते हैं तो पार्टिकल्स को प्रॉपर टाइम मिलता है टू अरेंज देमसेल्फ इन ए प्रॉपर मैनर, इन ए यूनिफॉर्म मैनर. कुछ क्वेश्चन आपके ये आ सकते हैं, देखो काफी नाम दे देंगे और ये कह देंगे फाइंड आउट ऑफ दीज विच आर अमोर्फस सॉलिड एंड विच आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड. आप इनको छाटे. हमने बताया था जितने भी पॉलीमर होते हैं, जैसे पॉलीयूरिथेन पॉलीमर है, आपका अमोर्फस सॉलिड है. नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गए. टेफ्लॉन एक पॉलीमर है, आपने देखा होगा ना, घर में सुना है टेफ्लॉन कोटिंग करते हैं, जो घर में जो कढ़ाई होते हैं, जो बर्तन होते हैं उनके अंदर जिसमें सब्जी बनाते हैं, वो चिपकती नहीं, जो हम आजकल लेके आते हैं, क्योंकि वो नॉन स्टिक यूटेंसिल होते हैं, उनके अंदर जो कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन की कोटिंग होती है. किस चीज की कोटिंग होती है, टेफ्लॉन की. अब ये अगला आयनिक कंपाउंड है, पोटेशियम नाइट्रेट एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है. उसके बाद आपके ये नेक्स्ट जिसके आगे भी आपको पॉलीमर दिख रहा है, फाइबर गिलास जो दिख रहा है, ये सारे आपके अमोर्फस सॉलिड है. कॉपर
होता, जिंक होता, आयरन होते, कोई भी आपके होते, वो सारे मेटल, वो सारे आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं। व्हाई इज गिलास कंसिडर्ड एज द सुपर कूल्ड लिक्विड? इनको सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, या इनको सूडो सॉलिड क्यों कहते हैं? एक ही बात है, बिकॉज देयर पार्टिकल कैन फ्लो अंडर द ग्रेविटी। उनके पार्टिकल फ्लो कर जाते हैं अंडर द ग्रेविटी। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोई प्रॉपर्टी है और वो सेम है, सेम वैल्यू अलॉन्ग ऑल द डायरेक्शन। तो कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड, वो सॉलिड कौन है, वो कैसी प्रॉपर्टी दिखाएगा क्लीवेज की। तो जैसे अभी हमने आपको बताया था, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, वो सेम रही इन ऑल द डायरेक्शन। वो कौन थे? वो अमोर्फस सॉलिड थे। बोलो कौन थे? वो अमोर्फस सॉलिड होते हैं। जिनमें ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टी, कट की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती इन ऑल द डायरेक्शन, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? सेम है इन ऑल द डायरेक्शन, तो अमोर्फस सॉलिड है। कैसी प्रॉपर्टी दिखाएंगे क्लीवेज के? दे गिव द इरेगुलर कट इन ऑल द डायरेक्शन, दे गिव द इरेगुलर कट इन ऑल द डायरेक्शन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप। क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज मोलिकुलर सॉलिड, सेकंड आयनिक, फिर मेटेलिक और फिर द कोवलेंट सॉलिड। तो सबसे पहले मोलिकुलर सॉलिड के बारे में देखेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन ही क्या थी। अब दोबारा से अगर रिमेमोराइज करेंगे उस डेफिनेशन को, तो डेफिनेशन क्या थी कि द सॉलिड in which there is the uniform or the regular arrangement of the constituent particles। हमने वर्ड लिखा था constituent particles in the 3-dimensional lattice, और हमने ये भी बताया था the constituent particles, वो पार्टिकल कौन हो सकते हैं? they may be the ion, they may be the atom, they may be the molecule, वो कोई भी हो सकते हैं। लेकिन वो constituent particle अभी हमने लिखा, देखो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, are the molecule, तो अपने मोलिकुलर सॉलिड कहते हैं। सो द व्हाट आर मोलिकुलर सॉलिड्स? These are the type of the crystalline solid. The crystalline solids in which there is the uniform or the regular arrangement of the molecules in the 3-dimensional lattice are called the crystalline solid. अब कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड है बोलो? ये मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आप ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, इसकी जगह आप बोलो क्या लिख सकते हैं? आप यहाँ पे मोलिकुलर वर्ड लिख देंगे आप, इससे पहले बोलो क्या लिख देंगे? दे आर द मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम टाइप देखेंगे आपके मोलिकुलर सॉलिड्स की। दे आर ऑफ फर्दर 3 टाइप्स। मोलिकुलर सॉलिड फर्दर 3 टाइप के होते हैं। दे में बी द नॉन पोलर, दे में बी द पोलर, दे में बी द हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। अब इन सभी के अंदर भी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है? हम इनका एग्जांपल देखेंगे। जैसे नॉन पोलर, आपने पढ़ा था कभी आपके केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में कि जो कंपाउंड होते हैं 2 टाइप के होते हैं, द पोलर और द नॉन पोलर। नॉन पोलर मींस पोल नहीं बनेंगे। कब नहीं बनेंगे? व्हेन द बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन द 2 सेम एटम। वो 2 एटम चाहे HH हो, चाहे Br हो, Cl हो, I हो, तो O2 OO है। तो मींस क्या होगा? 2 एटम है, दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, दोनों सेम है I और I, और दोनों एटम के बीच में देखो, जो अगर हम डॉट से देखो, यहाँ पे डॉट से अगर हम ये 2 डॉट दिखा दें, मींस एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, दोनों बीच में रहेंगे। नन ऑफ द आयोडीन एटम कैन विड्रा द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा नहीं करेगा, बिकॉज बोथ आर आयोडीन, बोथ आर ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या किसी आयोडीन के ऊपर आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा? नहीं आएगा। सो दे आर नॉन पोलर। लेकिन अब ध्यान दें, ऐसे ही आयोडीन के पास अगर दूसरा आयोडीन आ जाए, देखो तो क्या होगा? अकेला आयोडीन था पहले, अब दूसरा I2 मॉलिक्यूल आ गया, तो जिसकी वजह से क्या होगा? ये जो I2 है, देखो ये I2 जो है, देखो मैंने एक I2 के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज किया। इसके ऊपर क्यों किया? क्योंकि देखो इस जब 2 आयोडीन मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आते हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है? इनके अंदर सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? बोलो सेपरेशन ऑफ चार्ज। एक के इलेक्ट्रॉन ने दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, तो देखो इधर इसका नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन थोड़े इधर आ गए। देखो इस आयोडीन की तरफ मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आ गए, थोड़े इधर आ गए इलेक्ट्रॉन इधर, लेकिन कब आए? इन प्रेजेंस ऑफ अदर I2 मॉलिक्यूल। तो उस वक्त इनके अंदर डाइपोल बना है। लेकिन ये डाइपोल क्या अपने आप बन गया? नो, दीज डाइपोल आर क्रिएटेड, दीज आर इंड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ ईच अदर। एक I2 दूसरे I2 के जब नजदीक आता है तब ऐसा होता है। तो ये डाइपोल किसी की वजह से बने हैं। जो डाइपोल किसी की वजह से बने उसे इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। ये आप ध्यान रखें, ये डाइपोल जो बना है ये किसी की वजह से बना है, तो इसलिए इसके अंदर जो ये डाइपोल बना है, आप इस बने हुए डाइपोल को बोलो कैसा डाइपोल कहेंगे? दैट डाइपोल हियर कॉल्ड द इंड्यूस्ड डाइपोल। ये आप ध्यान रखेंगे, दोनों के अंदर ये इंड्यूस्ड डाइपोल है, इसके अंदर भी और ऐसा ही यहाँ पे भी, बोथ हैव द इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये नॉन पोलर के एग्जांपल है। इनके अंदर कोई पोल्स नहीं थे, लेकिन डाइपोल कब बने? इन प्रेजेंस ऑफ ईच अदर, जब एक I2 के पास दूसरा I2 आया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं यूरिया का, NH2CO NH2। NH2CO NH2 ये स्ट्रक्चर है यूरिया की, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड हमने बनाया।
कार्बन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर ली। आपने ध्यान दिया होगा, आपको पहले ये सिखाया जा चुका है कि 4 एटम्स के बारे में, कि हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाए, और नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड्स बनाए, और कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ये आप किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए याद कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कहें हम लिखें तो आप ऐसे लिखेंगे 1s1, तो हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन। अगर कोई ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने को कहे तो आप ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2, 2s2 और 2p4, आप कुछ इस टाइप से लिख देंगे। तो इनकी जो वैलेंस शेल है ये 2s2 2p4, इसको अगर आप ओपन फॉर्म में लिख दें, इसको आप किस फॉर्म में लिख देंगे बोलो? इसको अगर आप ओपन फॉर्म में कोई आपको लिखने को कहे तो आप 2s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, देखो इस टाइप से, ये 2s है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हमने शो किए। कोई 2p को कहे तो 2p के अंदर आप 4 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। देखो पहले हंड्स रूल आपने पढ़ा था, 1 2 3 एंड 4। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 ही है। तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ही बॉन्ड बनाता है। आपने देखा ऑक्सीजन में तो सिर्फ 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने लिखा ऑक्सीजन कैन फॉर्म द 2 बॉन्ड्स, हाइड्रोजन कैन फॉर्म द 1 बॉन्ड, बिकॉज हाइड्रोजन इन द वैलेंस शेल ऑफ द हाइड्रोजन देयर इज ओनली 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली आप नाइट्रोजन के बारे में भी देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p3, देखो इस टाइप से वैलेंस शेल है ये आपकी। तो इसकी वैलेंस शेल में हाइड्रोजन देखो 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p के अंदर देखो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 एंड द 3। तो 3 अनपेड है तो नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड बना सकता है, तो इसलिए हम कहते हैं नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3। फिर आप कहेंगे कि आपके एक बेसिक चीज हम आपको बता दें, जो सेकंड शेल होती है उसके अंदर आगे 2d नहीं होता, उसके अंदर 2d नहीं होता। 2d होता तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2s वाले नाइट्रोजन के अंदर, देखो 2 इलेक्ट्रॉन, इनमें से एक आगे जंप कर जाता d के अंदर, लेकिन d होता ही नहीं। अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता तो नाइट्रोजन के पास 5 अनपेड हो जाते, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना लेता, लेकिन नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द वैकेंट d ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के अंदर वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता, सिर्फ 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे इसलिए नाइट्रोजन में, इसलिए 3 कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। सिमिलरली हम लास्ट एलिमेंट और देख लें जो जरूरी है हमारे लिए, कार्बन। तो हमने लिखा 1s2 2s2 और 2p2, ये वैलेंशियल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और p के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही, लेकिन 2s का 1 इलेक्ट्रॉन देखो आगे जंप कर सकता है। देखो अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखे, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह गया, एक आगे जंप कर गया 2p के अंदर, देखो तो इसलिए कार्बन के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इनको आपको भूलना नहीं है। बोलो क्या? कि हाइड्रोजन कैन फॉर्म 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन कैन फॉर्म 3 बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म द 4 बॉन्ड। देखो सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो अभी हमने एग्जांपल लिखा है यूरिया का, आप इसको समझे। इन सभी के अंदर 2 ही टाइप के एटम है। जो यूरिया का फार्मूला है NH2CO2, NH2CO NH2, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी, हाइड्रोजन भी। सबसे ज्यादा बॉन्ड कौन बनाता है? उसे सेंट्रल एटम कहते हैं। तो इस यूरिया के कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एटम आपका कौन है? कार्बन है। तो आप ध्यान दें, कार्बन, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नाम आएगा उसके बाद, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। देखो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बनाए? 2। ओके, 2 बॉन्ड पूरे हो गए। अब उसके बाद बारी आ गई, देखो यहाँ पे देखो कार्बन ऑक्सीजन, उसके बाद आ गया नाइट्रोजन। देखो कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ 1 बॉन्ड बनाया, कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ इधर भी 1 बॉन्ड बनाया। क्या हुआ? कार्बन की तो पूरे पूरे 4 बॉन्ड हो गए। अब नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बनाने अभी हमने सीखा था, तो कौन बच गए बोलो? H। नाइट्रोजन 1 बॉन्ड इस H के साथ बनाया, एक इधर इस H के साथ, नाइट्रोजन के भी 3 हो गए, हाइड्रोजन 1 ही बनाता है। देखो ये इस टाइप से, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रा करके आपको दिखा दी। तो ये NH2CO NH2 है, यूरिया की स्ट्रक्चर, वही हमने इकट्ठा लिख देते हैं। इस NH2 को हमने देखो इकट्ठा लिख दिया NH2, इधर वाले NH2 को भी देखो हमने इकट्ठा लिख दिया NH2, दिख रहा है ना NH2 NH2। सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन ने किसे बनाया? C के साथ, देखो C के साथ C डबल बॉन्ड O है। तो ये यूरिया की स्ट्रक्चर है। ओवरऑल इस यूरिया की स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो आप क्या देख पाएंगे कि इसके अंदर सभी एटम के आयोडीन की तरह एक जैसे हैं। नो, आयोडीन के अंदर तो आई और आई के बीच बॉन्ड था, इसलिए वहां पे कोई स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज नहीं आया था। लेकिन कब आया था? व्हेन वन I2 मॉलिक्यूल अप्रोचेस द अनदर I2 मॉलिक्यूल। एक दो I2 मॉलिक्यूल के एक दूसरे के नजदीक आने की वजह से डाइपोल बना था। अपने आप कोई डाइपोल नहीं था पहले से, अकेले I2 में कोई डाइपोल नहीं था, इसलिए I2 इज ए नॉन पोलर। ये पोलर क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन, आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो O के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और आपके कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। सो इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल। बोलो कैसा मॉलिक्यूल है ये? पोलर मॉलिक्यूल है। ऐसे ही इसके पास अगर हम दूसरा यूरिया लगा दें, उसके अंदर भी स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज हमने लगा दिया, तो अब क्या होगा? यहाँ पे होगी अट्रैक्शन। बोलो किन के बीच? डाइपोल और डाइपोल के बीच।
किसके बीच होगी बोलो यहाँ पे अट्रैक्शन? डाइपोल और डाइपोल के बीच यहाँ पे अट्रैक्शन होगी। तो इसीलिए आपने सबसे पहले जो टाइप देखा वो कौन था मोलिकुलर सॉलिड का? वो था आपका नॉन पोलर सॉलिड, जो I2 इज द एग्जांपल। नेक्स्ट पोलर का यूरिया, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले से डाइपोल है, तो पोलर मोलिकुलर सॉलिड हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। इसमें आप देखें हमने वाटर का एग्जांपल लिया है। एक ऑक्सीजन को आप देखें, अभी हमने जो सिखाया, एक ऑक्सीजन ने 2 H के साथ बॉन्ड बना रखा है। देखो एक ऑक्सीजन, और इसने एक बॉन्ड इस H के साथ बनाया, एक देखो इस H के साथ बनाया, बना लिया ना बॉन्ड, तो ये वाटर बन गया। लेकिन सॉलिड है तो आइस की बात कर रहे हैं। एक और ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना सकता है। ऐसे हमने दूसरा मोलिक्यूल लिया वाटर का, देखो ये एक ऑक्सीजन और इसने भी 2 के साथ बॉन्ड बना लिया, देखो 2 हाइड्रोजन के साथ। लेकिन अब हुआ क्या? हुआ वही काम जो हमने बताया, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक्वायर स्लाइट नेगेटिव चार्ज एंड द हाइड्रोजन एक्वायर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे भी डाइपोल बन गए। फिर आप ये कहेंगे कि जो पोलर के अंदर भी तो डाइपोल बने थे, तो लेकिन इसके अंदर स्पेशल काम क्या है? यहाँ पे भी डाइपोल जो बने हैं वाटर के केस में, हियर द वन ऑफ द एटम which acquire slight positive charge is the H atom। यहाँ पे H है वो एटम, ऐसा आपके यूरिया के अंदर नहीं था। आप कहेंगे यूरिया के अंदर है, देखो वहां पे NH2 है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, the H must be attached with a more electronegative atom like the oxygen और the fluorine। उनके साथ होता है तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, एक जो डाइपोल था, देखो यहाँ पे डाइपोल बोलो किसके बीच है? देखो कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, ये CO के बीच, देखो ये CO यूरिया के अंदर, ये CO। एक डाइपोल का स्लाइट नेगेटिव, दूसरे डाइपोल के स्लाइट पॉजिटिव के बीच में देखो अट्रैक्शन हो गई। इसी बॉन्ड को कहते हैं डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। तो जो पोलर मोलिकुलर सॉलिड होते हैं इसमें भी डाइपोल डाइपोल बॉन्ड है। ऐसे वाटर के अंदर भी एक वाटर मोलिक्यूल का H पॉजिटिव, दूसरे वाटर मोलिक्यूल का O स्लाइट नेगेटिव, इनके बीच में जो बॉन्ड है जहां पे हमने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखा है, ये भी क्या है? ये भी एक डाइपोल डाइपोल बॉन्ड है। एक डाइपोल और डाइपोल के बीच ही बॉन्ड बना है। देखो ये एक डाइपोल है, O और H, देखो बन गया ना डाइपोल, स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव। डाइपोल का मतलब 2 पोल, जिसमें 2 पोल हो, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। एक यूरिया मॉलिक्यूल के अंदर 2 पोल है, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। ऐसे वाटर के अंदर भी देखो 2 पोल है, एक पॉजिटिव पोल और एक बोलो क्या है, ये नेगेटिव पोल है। इन डाइपोल डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन, इसलिए इसको भी डाइपोल डाइपोल बॉन्ड कहेंगे। लेकिन द स्पेशल केस ऑफ द डाइपोल डाइपोल बॉन्ड इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है जो ये अट्रैक्शन हुई है स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज के बीच की, ये जो अट्रैक्शन है आपका एक लॉ आता है जिसे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन में बोलो क्या है यहाँ पे? R स्क्वायर है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आपने क्या देखा? F है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ द अपोजिट चार्ज। Q1 देखो ये जो लिखा है ना स्लाइट पॉजिटिव, मान लीजिए ये Q1 को हम स्लाइट पॉजिटिव कहते हैं, इसकी कोई वैल्यू होगी। Q2 क्या है? स्लाइट नेगेटिव, इसकी कोई वैल्यू होगी। ये अपोजिट चार्जेस हैं यहाँ पे, Q1 Q2 आर दी अपोजिट चार्जेस। इन अपोजिट चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, वो जितनी ज्यादा होगी उतनी ही F की वैल्यू ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये ज्यादा वैल्यू कब आएगी? व्हेन देयर इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यूरिया के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, इसलिए जो वैल्यू होगी स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज की ये कम होगी। वाटर के केस के अंदर जो स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी, बिकॉज देयर इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन बिटवीन द H एटम एंड द O एटम। इसीलिए जो डाइपोल डाइपोल बॉन्ड है यूरिया यूरिया के बीच में वो थोड़ा वीकर होगा, और वाटर वाटर के बीच में जो डाइपोल डाइपोल बॉन्ड है, जिसे हम स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्ड भी कह रहे हैं यहाँ पे, वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। क्योंकि यहाँ पे वाटर के केस में Q1 Q2 की वैल्यू ज्यादा होगी, और यूरिया के केस में Q1 Q2 की वैल्यू थोड़ी कम होगी। और जो नॉन पोलर आपके मोलिकुलर सॉलिड है, वहां पे तो डाइपोल पहले थे ही नहीं, वो तो बाद में बने हैं, तो इसलिए वहां पर Q स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव की वैल्यू बिल्कुल ही कम होगी, क्योंकि वो तो बने हैं बाद में। जबकि यूरिया और वाटर के अंदर ये डाइपोल ऑटोमेटिक बने हुए थे, पहले से बने हुए हैं, किसी मोलिक्यूल के आने की वजह से नहीं बनते हैं। तो इसीलिए जो सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा वो बोलो किन के बीच होगा? I2 के बीच में इंड्यूस्ड डाइपोल बॉन्ड है। आपके यूरिया यूरिया के बीच में डाइपोल डाइपोल बॉन्ड है जो थोड़ा और स्ट्रॉन्गर है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो आइस और आइस के बीच में वाटर H2 और H2O के बीच में जो आपका डाइपोल डाइपोल बॉन्ड है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो मच मोर स्ट्रॉन्गर है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट फार्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब हम प्रॉपर्टी देखते हैं। ये सारी बातें होने के बाद पहली प्रॉपर्टी आती है इनकी, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है इन ऑल द 3 टाइप ऑफ मोलिकुलर सॉलिड, वेदर इट इज द नॉन पोलर और द पोलर और द हाइड्रोजन बॉन्डेड, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर द मोलिक्यूल्स। आपने देखा नॉन पोलर के अंदर मोलिक्यूल कौन है? I2 इज ए मोलिक्यूल, ये एटम नहीं है, मोलिक्यूल है। आपके पोलर के अंदर यूरिया NH2CO NH2 दैट इज ए मोलिक्यूल।
आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड के अंदर H2O इज ए मॉलिक्यूल। तो इन ऑल द थ्री टाइप ऑफ मोलिकुलर सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर दी मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस, कौन सी फोर्स है यहाँ पे? आपने देखा यहाँ पे जो फोर्स है इसे इंड्यूस्ड डाइपोल बॉन्ड कहेंगे, या आप इसको डिस्पर्शन फोर्स या लंदन फोर्स भी कह सकते हैं। आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं I2 के बीच में, क्या कह सकते हैं आप इसे? इंड्यूस्ड डाइपोल बॉन्ड, या तो आप ये लिखेंगे, या इस इंड्यूस्ड डाइपोल बॉन्ड का दूसरा नाम डिस्पर्शन फोर्स है, या इन्हें लंदन फोर्स भी कह देते हैं। नेक्स्ट अगले को क्या कहेंगे? डाइपोल बॉन्ड। पोलर मोलिकुलर सॉलिड में जो अट्रैक्टिव फोर्स है यूरिया के बीच, बोलो क्या नाम था इसका? डाइपोल बॉन्ड। H बॉन्डेड में भी डाइपोल बॉन्ड है, लेकिन क्योंकि वहां पे वन ऑफ द एटम इज H, सो इट्स स्पेशली कॉल्ड एज द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन द किसके बीच बनती है? जब H की सेट H हो, it is with more electronegative element like fluorine or the oxygen, and in very rare cases that is the nitrogen atom। लेकिन वहां पे आपके स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते हैं, वेरी वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और वो इतने वीक बनते हैं कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो रेंज होती है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, वो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, इसलिए उनको सिंपली हम डाइपोल की कैटेगरी में ही डाल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिजिकल नेचर। ये जितने भी आपके मोलिकुलर सॉलिड है, वेदर द नॉन पोलर, पोलर, ये स्टेट में तो सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है, लेकिन ऑल आर सॉफ्ट, सारे के सारे सॉलिड होते हैं, और ये इजीली लिक्विड और गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं, ये सॉलिड भी होते हैं, ये लिक्विड और गैस की फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कंडक्टिविटी। ऑल आर इंसुलेटर्स। किसी के अंदर देखो कोई भी सब्सटेंस कंडक्टर कब होता है? वो कंडक्टर सिर्फ तभी होता है इफ इट हैज द either it has the free ions or the free electron। in all of the three type of molecular solid there is no free ion, no free electron, so all are the insulator। सारे के सारे क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। कई बार बच्चे ये कह देते हैं सर वाटर के अंदर जब हमने उंगली डिप करते हैं और उसमें बिजली का तार भी हो तो हमें करंट लग जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसमें प्योर वाटर के अंदर फ्री आयंस नहीं होते, उस प्योर वाटर के अंदर कुछ इंप्योरिटी होगी, लाइक NaCl डला हुआ हो, कोई और आयनिक सब्सटेंस होगा, कोई इंप्योरिटी होगी। बिकॉज ऑफ दीज इंप्योरिटीज, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन ऑफ द इंप्योरिटीज, द वाटर कंडक्ट द कंडक्टिविटी, उसके अंदर कंडक्टेंस हो जाती है। लेकिन प्योर वाटर की हम बात कर रहे हैं, प्योर वाटर इज एन इंसुलेटर। प्योर वाटर आपका क्या होता है? इंसुलेटर। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट। अभी हमने देखा था बॉन्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पे देखी थी I2 के बीच सबसे वीक बॉन्ड है, दैट इज द इंड्यूस्ड डाइपोल बॉन्ड, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा सबसे कम होगा, वेरी लो। नेक्स्ट वाले का उससे थोड़ा ज्यादा होगा तो इसलिए लो लिखा, इसका उससे थोड़ा और ज्यादा होगा। लेकिन ओवरऑल अगर कोई आपसे पूछे कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है मोलिकुलर सॉलिड्स का, तो वो कैसा होता है? आप कहेंगे दे हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑल हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर ऑर्डर ही पूछ ले तीनों के अंदर, तो H बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द पोलर, पोलर का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन पोलर। तो दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 तरह के होते हैं, उनमें से जो पहली तरह के जो सॉलिड है वो आपके मोलिकुलर सॉलिड थे। आपसे इसके ऊपर देखो अब क्वेश्चन क्या बन सकता है? उन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का नाम बताएं जो सॉफ्ट होते हैं। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? मोलिकुलर सॉलिड। उन क्रिस्टलाइन सॉलिड का नाम बताएं जो इंसुलेटर होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? वो आपके मोलिकुलर सॉलिड होते हैं। उन क्रिस्टलाइन सॉलिड का नाम बताएं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो सॉफ्ट होते हैं, जो इंसुलेटर भी होते हैं। तो अभी आपका आंसर क्या होगा? वो आपके मोलिकुलर सॉलिड होते हैं। वो आपके कौन होते हैं? मोलिकुलर सॉलिड। अब हम सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं, लेकिन सेकंड टाइप की तरफ चले उससे पहले हम इनके एग्जाम्पल और देख लें। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड के एग्जांपल हैं जैसे C6H6, आर्गन, हीलियम, कार्बन टेट्राक्लोराइड, H2I2Cl2। दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। नेक्स्ट वन आर द पोलर मोलिकुलर सॉलिड, जैसे यूरिया, SO2HCl NH3 आपके हो गए। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले कौन हो गए? जैसे आइस हमने ले लिया। तो ये एग्जाम्पल भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल पेपर में दिए जाते हैं और कह देते हैं कि सिलेक्ट करें आउट ऑफ दीज डिफरेंट एग्जाम्पल्स विच आर द नॉन पोलर और द पोलर और द हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप आती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, और थर्ड और फोर्थ जो कि मैंने बताया 4 टाइप होती हैं। तो सेकंड वन इज द आयनिक सॉलिड, थर्ड वन मेटेलिक सॉलिड, फोर्थ वन इज द कोवलेंट सॉलिड। बातें वही करेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टी के अंदर इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होते हैं वो इस डायग्राम से आप समझ पाएंगे। मान लीजिए आपके सामने 2 एटम हमने ले ली, एक सोडियम और एक फ्लोरीन। तो आप जानते हैं सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर बोलो कितना होता है? 11। फ्लोरीन का कितना होगा? 9। तो आप ये जानते हैं कि जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर बोलो कितना है? 11। हर कोई क्या चाहता है? हम ग्रुप नंबर 18 जैसे स्टेबल हो जाए। क्लोरीन का 9 है। तो ग्रुप नंबर अगर हम 18 की बात करें तो ग्रुप नंबर 18 में बोलो कौन आता है? ग्रुप नंबर 18 के अंदर आता है हीलियम, एटॉमिक नंबर जिसका 2 है। उसके बाद नियोन आता है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है।
उसके बाद आर्गन आता है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, फिर क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। सोडियम स्टेबल होना चाहता है ग्रुप 18 की तरह, तो बोलो क्या करेगा, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। देखो एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा, और जो एक इलेक्ट्रॉन जो ये लूज करेगा तो Na के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फ्लोरीन इसी लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, क्योंकि फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है, ये 1 गेन करेगा तो 10 हो जाएगा। देखो ये भी नियॉन जैसा हो जाएगा, ये F नेगेटिव हो गया इस टाइप से। क्लियर हो गया। तो मीन्स अब क्या हुआ, ऐसे Na पॉजिटिव और F नेगेटिव ऐसे बनते चले जाते हैं, Na पॉजिटिव F नेगेटिव, Na पॉजिटिव F नेगेटिव, Na पॉजिटिव F नेगेटिव। तो इस टाइप से आपका 3 डायमेंशनल लैटिस बन जाता है। तो ये आयनिक सॉलिड होते हैं जिनके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। रिपीटेड यूनिट किसकी होती है बोलो, आयंस की। पॉजिटिव आयन और द बोलो कौन होते हैं, वो नेगेटिव आयन होते हैं थ्रू आउट द लैटिस। पूरे के पूरे लैटिस के अंदर जो रिपीटेड फॉर्म में दिखाई देंगे वो कौन होंगे, आयंस होंगे। Na पॉजिटिव F नेगेटिव, Na पॉजिटिव F नेगेटिव। ऐसे NaCl लेते हम तो क्या बनता, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। बोलो कौन हो, आयनिक सॉलिड। जैसे आप इस डायग्राम में नीचे देख पा रहे हैं, क्या देखा आपने, देखो Na पॉजिटिव F नेगेटिव बन गया। देखो कैसे बना, आप दोबारा से देखें। देखो Na है आपके पास, उसने देखो अपना 1 इलेक्ट्रॉन देखो लॉस हुआ, देखो F नेगेटिव की तरफ चला गया। देखो वहां पे हमने ब्लू डॉट दिखा दी, ब्लू इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। तो F के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो F नेगेटिव हो गया, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो वहां पे Na पॉजिटिव बन गया। क्या बन गया बोलो, Na पॉजिटिव। कई बार स्टूडेंट ये पूछ लेते हैं तो ये 1 पॉजिटिव ही क्यों आया, तो थोड़ा हम बता दें कि सोडियम का एटॉमिक नंबर जो 11 है, इसका मतलब होता है इसके अंदर 11 प्रोटॉन है, प्लस 11 हो गया। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 11 है तो इसलिए -11 हो गया। बोलो आंसर क्या हुआ, 0। तो जो न्यूट्रल सोडियम होता है, जो न्यूट्रल सोडियम होता है क्या उसके ऊपर कोई चार्ज है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर जो होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो +11 -11, तो आंसर इज 0। लेकिन जब जो Na पॉजिटिव बना, Na पॉजिटिव में बोलो क्या हुआ, आपके प्रोटॉन बोलो कितने हैं Na पॉजिटिव में, +11। प्रोटॉन के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आया। लेकिन इलेक्ट्रॉन बोलो कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन तो देखो 10 रह गए, क्योंकि एक तो लॉस कर दिया। बोलो आंसर क्या आएगा, +1। तो ये तो हमने बताया था कि Na एक्वायर्स द कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, Na के ऊपर +1 चार्ज आ गया, क्योंकि उसके पास प्रोटॉन तो उतने ही है +11, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया। तो आंसर आप देख सकते हैं +1 इसलिए लिखा। ऐसे आप फ्लोरीन के बारे में भी समझ सकते हैं। देखो जो फ्लोरीन था उसमें बोलो क्या था, पहले प्रोटॉन कितने थे, +9 लिखा। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने थे, 9 थे, इसलिए -9। बोलो आंसर कितना आया, 0। बोलो कितना आ गया, बोलो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ZeRO 0, कोई चार्ज नहीं था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जब गेन कर लिया फ्लोरीन ने, तो आपने क्या देखा, प्रोटॉन बोलो कितने, वो तो उतने ही +9। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पहले तो 9 थे, अब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो देखो 10 हो गए। बोलो कितने हो गए इसके अंदर, देखो 10। तो बोलो आंसर क्या आ गया, -1। तो इसलिए फ्लोरीन एक्वायर्स द बोलो -1 चार्ज। ऐसा आप पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ चुके होते हैं। इस टाइप से आपको एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि शो दैट व्हाई द Na acquires the +1 charge after losing 1 electron. So that is the proper way to explain it. तो उसको एक्सप्लेन आप कुछ ऐसे करते हैं, पहले Na के अंदर आप शो करते हैं, फिर फ्लोरीन के अंदर आप ऐसे ही शो करते हैं। गेन करने के बाद और गेन करने से पहले आप शो करते हैं। गेन करने से पहले 0 0 आपने प्रूव किया, गेन करने के बाद Na के अंदर +1 प्रूव किया, और आपने फ्लोरीन के अंदर -1 प्रूव किया। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आयंस बन गए। तो ये रिपीटेड यूनिट होती है। बोलो आयनिक सॉलिड कौन होते हैं जिनके अंदर रिपीटेड यूनिट, बोलो आपको कौन दिखाई देगी। अब इसके अंदर रिपीटेड यूनिट जो आपको दिखाई देगी वो कौन होंगे, आपके पॉजिटिव आयन और द नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन और द नेगेटिव आयन आपको इस टाइप से दिखाई देंगे थ्रू आउट द लैटिस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं ऐसे ड्रा कर दूं Na पॉजिटिव, फिर देखो Cl नेगेटिव, फिर Na पॉजिटिव में ड्रा कर दूं, फिर क्या लिख दूं, बोले ऐसे Cl नेगेटिव। ऐसे ही Cl के नीचे कौन आएगा, यहाँ पे Na आ जाएगा, तो Cl Na पॉजिटिव, फिर Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। देखो इस टाइप से अगर हम लिख दें, देखो इस टाइप से हमने लिख दिया, हो गया ना। तो आपने देखा। आप ये देखें बड़े ध्यान से, एक चीज जो हम यहाँ पे मैंने ड्रा किया वो सिर्फ इसलिए ताकि एक प्रॉपर्टी को आप बड़े अच्छे से यहाँ पे समझ पाए। वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे ये है, इसको समझने के लिए कि जो एक Na है, देखो ये एक Na मैंने सर्कल लगा दिया, क्या ये Na एक ही Cl से अट्रैक्टेड है, नो, इट इज अट्रैक्टेड इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन विद दैट Cl, दैट Cl, दैट Cl, राइट लेफ्ट, अबो बिलो एंड सो ऑन। सो क्या जो अट्रैक्शन की जो डायरेक्शन वो एक ही, नो, आयनिक जो बॉन्ड है ये नॉन डायरेक्शनली नेचर होता है। एक Na एक ही Cl के साथ पर्टिकुलर डायरेक्शन में अट्रैक्टेड नहीं है, इट इज अट्रैक्टेड इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन विद द डिफरेंट Cl एटम थ्रू आउट द क्रिस्टल लैटिस। सो आयनिक बॉन्ड इज द नॉन डायरेक्शनली नेचर। तो आयनिक सॉलिड के अंदर आयनिक बॉन्ड होंगे और वो नॉन डायरेक्शनली नेचर होते हैं। वो कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनली नेचर होते हैं। अब अगर हम सॉलिड की बात करें तो आयनिक सॉलिड है, इसके अंदर फ्री आयंस नहीं है। अब इनके अंदर ये आयनिक अट्रैक्शन होगी, देखो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के बीच आयनिक इंटरेक्शन होगी, आयनिक बॉन्ड बन गया। अब ये हिल डुल नहीं सकते पार्टिकल, ये सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं अपने मीन पोजीशन के ऊपर, सिर्फ ऑसिलेट करेंगे, देखो अपने मीन पोजीशन, इधर उधर हिल डुलेंगे लेकिन मूव नहीं कर सकते सॉलिड स्टेट में। लेकिन अगर हम इसको मेल्ट कर दें,
अगर हम NaCl को मेल्ट कर दें, लिक्विड स्टेट में ले आए, मोल्टन स्टेट का मतलब मेल्टेड स्टेट, या हम पानी डाल दें, पानी के अंदर NaCl डाल दे, तो ये आयंस फ्री हो जाएंगे, इनके बीच की अट्रैक्शन देखो ब्रेक हो जाएगी, ये दूर चले जाएंगे। देखो अगर हम पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, देखो एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे दूर चले जाएंगे, ऐसे एक दूसरे से काफी दूर चले जाएंगे, देखो ऐसे, ठीक है ना, ऐसे दूर चले जाएंगे। दे आर मोर फ्री टू मूव। एक कंटेनर था, कंटेनर के अंदर देखो आयंस थे, दे आर मोर फ्री टू मूव। तो जो आयनिक सॉलिड होता है ये क्या गुड कंडक्टर होता है सॉलिड स्टेट में? नो, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द फ्री आयंस। तो आयनिक सॉलिड कब होता है गुड कंडक्टर? इन द मोल्टन स्टेट, या तो आप पिघाल दें या पानी डाल दें, जैसे अभी आपने देखा, तो जिसकी वजह से फ्री आयंस होंगे, वो मूव कर सकते हैं, तो आयन मूव करेंगे तो करंट चलेगा, तो गुड कंडक्टर होंगे। तो आयनिक solids are the insulator in solid state but good conductor in the molten or the aqueous state। तो ये इनके बीच डिफरेंट प्रॉपर्टी थी। और आयनों के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की अट्रैक्शन को आप कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। कैसी अट्रैक्शन होगी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए इनके बीच में ये मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो भी इनका हाई होगा। कैसा होगा बोलो? हाई होगा। तो अब हम लिखते हैं अब इनकी कुछ बातें और इनके डायग्राम जो भी मैंने सिखाए, इनको भी देखो दोबारा से देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटेलिक सॉलिड के अंदर। मेटेलिक सॉलिड के अंदर जैसे आपको दिख रहा है, बोलो ये कैसे बना? अगर हमारे पास मान लीजिए प्योर सोडियम होता तो देखो क्या करता, अभी जैसे हमने पढ़ ही लिया था, Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। क्यों लॉस करेगा? स्टेबल होने के लिए, ग्रुप 18 जैसा होने के लिए। Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही मैंने दूसरा Na पॉजिटिव ड्रा कर दिया, फिर इलेक्ट्रॉन। अब नीचे क्या लिखेंगे, ये Na पॉजिटिव और ये इसका इलेक्ट्रॉन, ऐसे ये दूसरा Na है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन किया Na पॉजिटिव, ये इसका इलेक्ट्रॉन, एंड सो ऑन। आपका ये पूरा मेटेलिक लैटिस बन गया। बोलो क्या बन गया? ये मेटेलिक लैटिस। और जी अब ये जो पॉजिटिव आयन बना है, ये देखो जी यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन बन गया, बोलो क्या बन गया? ये जो पॉजिटिव आयन बन गया, इसे आप कर्नल कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? इसे आप कर्नल कहते हैं। और ये जो है यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। बोलो क्या है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन। कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन, इसी को मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। बोलो आप इसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द मेटेलिक बॉन्ड। अब नीचे जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें येलो कलर में दिख रहे हैं, जो पॉजिटिव लिख रखा है वो Na पॉजिटिव है, बाहर जो नेगेटिव चार्ज दिखा रखे छोटे छोटे वो इलेक्ट्रॉन है। तो ये मेटेलिक सॉलिड होते हैं। मेटेलिक सॉलिड के अंदर बोलो क्या मिलते हैं आपको? रिपीटेड यूनिट कौन है यहाँ पे? आपके यहाँ पे कर्नल है। द पॉजिटिव पार्ट, द positive ion which is formed, the positive ion जैसे कि यहाँ पे Na पॉजिटिव आयन है, the positive ion which is formed after the loss of the valence electron is called the kernel। जो पॉजिटिव जो पार्ट बच गया है यहाँ पे आफ्टर द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसे आप कर्नल कहते हैं। तो रिपीटेड यूनिट इस पूरे आपके 3D लैटिस के अंदर कौन दिख रही है आपके मेटेलिक सॉलिड के अंदर? एक तो कर्नल है जो पॉजिटिव आयंस है, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। दीज आर द रिपीटेड यूनिट। जब आयनिक सॉलिड में बोला वो कौन थे? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव मींस वो आपके आयंस थे, पॉजिटिव और द नेगेटिव आयन। मेटेलिक सॉलिड में कौन है रिपीटेड यूनिट? कर्नल एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक सॉलिड में कौन थे? पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयंस। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं, जब सॉलिड होते हैं तो भी इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दे आर द गुड कंडक्टर। तो मेटेलिक सॉलिड कौन होते हैं बताओ? मेटेलिक सॉलिड कैसे होते हैं? दे आर द गुड कंडक्टर। किसमें? सॉलिड स्टेट में भी, और मेल्ट कर देंगे तो भी गुड कंडक्टर होते हैं। जबकि आयनिक सॉलिड में भी आपने देखा था, उनके अंदर फ्री आयंस नहीं होते सॉलिड स्टेट के अंदर, तो इंसुलेटर थे। और वो गुड कंडक्टर बोलो कब थे? मोल्टन स्टेट और इन द एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो ये हमने देखा मेटेलिक सॉलिड के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे कोवलेंट सॉलिड के बारे में। जो कोवलेंट सॉलिड है, ये 3D सॉलिड भी कहते हैं आप इन्हें नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। इन्हें बोलो क्या भी कहा जाता है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द नेटवर्क सॉलिड, 3D सॉलिड्स, क्योंकि 3D डायमेंशनल लैटिस बनाते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डायमंड की बात करूं आपके सामने, देखो कार्बन के बारे में हम पहले आज आपको सिखा चुके थे। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। मान लीजिए कार्बन है, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन के साथ। ऐसे ही नेक्स्ट कार्बन फिर 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। देखो ऐसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये नेक्स्ट के साथ बना लेगा। देखो ऐसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड द 4 कार्बन। देखो ऐसे। तो ये जो 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बन रही है, दैट इज द बोलो कौन? ये डायमंड की स्ट्रक्चर है। तो कार्बन एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म, वो एलोट्रोपी कहते हैं आप उसे। जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है, कार्बन एक एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है कि वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कार्बन कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, जैसे अभी आपने देखा, और इट आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, तो वो भी कार्बन है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन। डायमंड क्या है? कार्बन। सो कार्बन एंड द जो कार्बन की डिफरेंट फॉर्म है आपकी डायमंड और ग्रेफाइट, ऐसे फुलेरिन्स भी होते हैं। सो दिस ऑल आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कार्बन। तो आउट ऑफ दिस डिफरेंट फॉर्म अगर आप देखें, जैसे डायमंड की स्ट्रक्चर जैसे हमने आपको बताया, नीचे भी बनी हुई आपको दिख रही है,
जो आपको झूलती हुई दिख रही है ब्लैक सर्कल से, ब्लैक स्फीयर से जो हमने दिखा रखी है वो 3D लैटिस है, वो आपके डायमंड की दिखा रखी है। कार्बन वहां पे 4 कार्बन से अटैच है। आप किसी भी एक सर्कल को देखना, एक बॉल को देखना, ब्लैक बॉल को, वो 4 से अटैच है। सिर्फ एक यूनिट सेल हमने दिखाई है। अगर एंड सो ऑन फर्दर रिपीटेशन तो कितनी ही कर लें। नहीं तो आप यहाँ पे भी कह सकते हैं सर आपने एंड वाला जो कार्बन है तो एक ही कार्बन से अटैच है। नो, हम ऐसे लगे रहें तो वो 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बन ही जाती है। तो इसमें रिपीटेड यूनिट कौन है? ये बॉन्डेड एटम्स हैं, ये अकेला एटम नहीं है। इनके बीच में जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है और ये 3 डायमेंशनल लैटिस बन गए, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है आउट ऑफ द आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड द कोवलेंट सॉलिड। लेकिन वो कोवलेंट सॉलिड जिनके अंदर आपके 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनती है, उनके अंदर उनका मेल्टिंग पॉइंट आपका सबसे ज्यादा होता है। तो ये हमने देखा तीनों के बारे में। आपके ये तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं। उनकी जो फर्स्ट टाइप थी वो आप पहले ही पढ़ चुके थे, उन्हें मोलिकुलर सॉलिड कहते हैं। अब बची हुई 3 टाइप को हम देख रहे हैं, आयनिक, मेटेलिक और द कोवलेंट सॉलिड। तो पहली प्रॉपर्टी क्या आएगी? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। बताएं आयनिक सॉलिड में रिपीटेड पार्टिकल कौन है? पॉजिटिव और द नेगेटिव आयंस। मेटेलिक सॉलिड में बोलो कौन थे? आपके पॉजिटिव आयन कॉल्ड कर्नल्स एंड द नेगेटिव चार्ज बोलो कौन? वो इलेक्ट्रॉन। तो कर्नल एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो आपके रिपीटेड यूनिट है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात चल रही है। यहाँ पे कौन है? आपके बॉन्डेड एटम्स ऑफ द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के बॉन्डेड एटम, क्योंकि कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या था बोलो? आपका नॉन मेटल था। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ कोवलेंट सॉलिड का, जिसे सिलिका कहते हैं। देखो सिलिकन कहाँ पे आता है? ग्रुप 14 में आता है, कार्बन के नीचे आता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो सिलिकन भी 4 बॉन्ड बनाता है। देखो कैसे, एक बॉन्ड बनाया देखो ऑक्सीजन के साथ, देखो 1 बॉन्ड, ये सेकंड बॉन्ड, ये थर्ड बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड। ऑक्सीजन फर्दर देखो किससे अटैच हो जाएगा? सिलिकॉन से। देखो ऐसे सिलिकॉन से। ये सिलिकॉन फर्दर किससे अटैच हो जाएगा? ऑक्सीजन से। देखो ऐसे ऑक्सीजन से, ऐसे ऑक्सीजन से एंड सो ऑन। ये किससे अटैच हो जाएगा फर्दर? ये फिर सिलिकॉन से। सिलिकॉन किससे अटैच हो जाएगा? देखो ऐसे ऑक्सीजन से, ऐसे ऑक्सीजन से। तो ऐसे 3D डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनती है, बनती चली जाती है एंड सो ऑन। तो ये सिलिकेट्स कहलाते हैं। फॉर्मूला SiO2 होता है। इस पूरे में देखे देखो रिपीटेड यूनिट कौन है? देखो ये बॉन्डेड एटम SiO2। देखो ये कौन है बोलो? देखो ये SiO2। इनके बीच में बोलो ये कैसा बॉन्ड बना है? कोवलेंट बॉन्ड। इनके अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड था SiO के बीच, लेकिन रिपीटेड यूनिट कौन है? बॉन्डेड एटम SiO2, 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 SiO2 एंड सो ऑन। तो रिपीटेड यूनिट यहाँ पे SiO2 होती है सिलिका के अंदर। तो ये भी एग्जांपल है आपके कोवलेंट सॉलिड का, SiO2 का एग्जांपल है ये। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपने देखी। तो आपने सभी के अंदर अभी देख लिया है सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, चाहे वो कोई भी टाइप हो क्रिस्टलाइन सॉलिड की, चाहे वो मोलिकुलर थे तो बोलो रिपीटेड यूनिट वहां पे कौन थी? मोलिकुलर सॉलिड में मोलिक्यूल। यहाँ पे कौन है आयनिक सॉलिड में? पॉजिटिव नेगेटिव आयन। मेटेलिक सॉलिड में कर्नल एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट सॉलिड में बॉन्डेड एटम्स, बॉन्डेड एटम्स। नेक्स्ट हम देखेंगे अट्रैक्टिव फोर्स। बोला आयनिक बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड, आयनिक सॉलिड में कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होते हैं, मींस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और आयनिक बॉन्ड के बारे में मैंने बताया भी था। बोलो नेचर कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनली नेचर, क्योंकि एक आयन सभी आयनों से अट्रैक्टेड रहता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अट्रैक्टेड नहीं रहता, बिकॉज द वन पॉजिटिव आयन इज साइमल्टेनियसली अट्रैक्टेड विद लार्ज नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज नेगेटिव आयन इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। सो द ionic bonds are non-directional in nature. Similarly, जो metallic bond होते हैं, they are also the non-directional in nature. तो metallic solid के अंदर metallic bond होता है, because here also the positive ion, here also the positive ion is simultaneously attracted. Positive ion means कौन? Kernel. Here the positive ion is simultaneously attracted with large number of electron in all the possible direction. सो इट इज द नॉन डायरेक्शनल नेचर। तो बोलो कौन कौन से बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं? आयनिक बॉन्ड भी नॉन डायरेक्शनल होता है। आयनिक सॉलिड में जो बॉन्ड होते हैं नॉन डायरेक्शनल होते हैं। मेटेलिक सॉलिड के अंदर भी जो बॉन्ड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनली नेचर होते हैं। कोवलेंट सॉलिड के अंदर बोलो कौन? कोवलेंट बॉन्ड होंगे जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, डायरेक्शनली नेचर होता है। नेक्स्ट बात आ जाती है फिजिकल नेचर की। ये हार्ड होते हैं। आयनिक सॉलिड हमेशा क्या होते हैं बोलो? दे आर हार्ड बट ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब जो भूर जाए, जो झड़ते रहते हैं। अब आप उसको हाथ मारेंगे आराम से तो भूर के गिर जाएंगे, झड़ के गिर जाएंगे। देसी भाषा में बोले तो आप उसे भूरना कहते हैं, झड़ना कहते हैं। तो आयनिक सॉलिड आर हार्ड बट ब्रिटल। तो एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट हमारे लिए याद रखना। नेम द सॉलिड, नेम द क्रिस्टलाइन सॉलिड विच इज हार्ड बट ब्रिटल। तो आंसर इज आयनिक सॉलिड। तो आंसर क्या होगा? आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट हम देखेंगे मेटेलिक सॉलिड के बारे में। आपने देखा है जितने भी मेटल होते हैं दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट दे आर ऑल्सो मेलिएबल, मींस दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। मेटल को आप शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल को आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये हार्ड भी होते हैं। ये क्या होते हैं बोलो? हार्ड भी होते हैं। ये मेलिएबल होते हैं, मींस दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट। दे आर डक्टाइल, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू, दे कैन बी शेप्ड इनटू वायर्स
तो ये मेटेलिक सॉलिड की नेक्स्ट फिजिकल नेचर, फिजिकल प्रॉपर्टी। लास्ट वाले कोवेलेंट सॉलिड, जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं ये आपके हार्ड होते हैं। आपका अभी SiO2 सिलिका देखा हार्ड है, डायमंड इतना ज्यादा हार्ड होता है कि उसकी हेल्प से गिलास को कट किया जाता है। तो गिलास की कटिंग के लिए किसको यूज करते हैं आप? डायमंड को यूज करते हैं। इसको यूज करते हैं, बोलो, डायमंड को यूज करते हैं। एक एक्सेप्शन है आपके कोवेलेंट सॉलिड की, जो सॉफ्ट होता है, वो कौन होते हैं बोलो? वो आपके ग्रेफाइट होता है। देखो आपके सामने मैं अभी स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाता हूँ। देखो ग्रेफाइट की आपने पहले पढ़ी भी है। देखो एक कार्बन, ये देखो सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, देखो इस टाइप से। उसके बाद ये नेक्स्ट कार्बन, देखो 6 कार्बन, ये नेक्स्ट कार्बन। आप ध्यान से देखें, हेक्सागन बन गया। ऐसे अगला हेक्सागन देखो मैं बनाने जा रहा हूँ। देखो एक कार्बन, देखो नेक्स्ट कार्बन, ये नेक्स्ट कार्बन, ये नेक्स्ट कार्बन, देखो हेक्सागन बना दिया। ऐसे नेक्स्ट हेक्सागन बना दे आप, देखो ये, एंड सो ऑन, फिर हेक्सागन बना दे, देखो आप ऐसे। तो ये एक हेक्सागोनल लेयर बनती है। बोलो कैसी लेयर बनती चली जाती है? एंड सो ऑन। आप ऐसे बनाते ही चले जाएं, एंड सो ऑन, देखो ऐसे आगे। तो ये वन लेयर बन गई। बोलो क्या बन गई? ये वन लेयर ग्रेफाइट के अंदर, वन हेक्सागोनल लेयर। ऐसे ही अगर एक लेयर हम नीचे बना दे तो क्या होगा? जो डिफरेंट लेयर होती है, वन लेयर सेकंड लेयर, इनके बीच में होता है वीक वंडरवाल बॉन्ड, जिसे डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं, जिसे लंदन फोर्सेस भी कहते हैं। हमने बताया था जो नॉन पोलर आपके मोलिकुलर सॉलिड थे उनके बीच भी यही बॉन्ड होता है। कोई भी बॉन्ड जो किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच बन सकता है वो आपका कौन सा होता है? वीक वंडरवाल बॉन्ड होता है। वो डिस्पर्शन फोर्सेस होती है, वो लंदन फोर्सेस कहलाती है। तो एक लेयर दूसरी लेयर के बीच में वीक वंडरवाल फोर्स होता है। अगर हम अब फोर्स अप्लाई करें तो वन लेयर जो है और इसके नीचे ऐसी ही बोलो सेकेंड लेयर होगी, देखो ऐसी ही। तो one layer can slip over the other due to the presence of that weak bond, weak van der Waal bond। W का मतलब weak, V का मतलब wonder, B का मतलब bond, weak van der Waal bond। due to the presence of weak van der Waal bond in between the different layer, different hexagonal layer in graphite, the one layer can slip over the other, so they are soft। इसलिए soft होते हैं। क्या होते हैं बोलो? ग्रेफाइट क्या होता है? सॉफ्ट होता है। फर्दर आप किसी भी एक कार्बन को देखें, उसके अंदर उसने 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं। तो एवरी कार्बन हैज द वन फ्री इलेक्ट्रॉन। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हमने पहले ही आज बताया था आपको कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। वन फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन ईच ऑफ द कार्बन एटम। हर एक कार्बन एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन ईच ऑफ द कार्बन एटम, द ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर। अदरवाइज आपने अभी अभी देखा था डायमंड की स्ट्रक्चर के अंदर हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए थे। 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर थी डायमंड की। नीचे आपको अभी दिख भी रही है, ये बॉल्स की फॉर्म में, ब्लैक बॉल्स की फॉर्म में। हर कार्बन ने, ये ब्लैक बॉल कार्बन है, हर कार्बन ने पूरे 4 बॉन्ड बना रखे हैं, पूरे 4। लेकिन ग्रेफाइट में हर कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए। वन फ्री इलेक्ट्रॉन इज देयर। तो ये एक्सेप्शन है। ये क्या है बोलो? एक्सेप्शन है आपके कोवेलेंट सॉलिड के अंदर। के कोवेलेंट सॉलिड कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड कैसे होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड हार्ड होते हैं और इंसुलेटर होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट है। एक्सेप्शन कौन होगी बोलो यहाँ पे? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हार्ड भी नहीं, ग्रेफाइट इंसुलेटर भी नहीं, वो गुड कंडक्टर भी है। क्लियर हो गया? तो अब हम क्या देख रहे थे? हमारी जो फिजिकल नेचर हमने इन सभी के अंदर देखा। तो आपने क्या देखा यहाँ पे? आयनिक सॉलिड कैसे होते हैं? हार्ड एंड ब्रिटल। मेटेलिक सॉलिड कैसे होते हैं? हार्ड बट मेलिएबल एंड डक्टाइल। कोवेलेंट सॉलिड कैसे होते हैं? दे आर हार्ड विद सम एक्सेप्शन लाइक ग्रेफाइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कंडक्टिविटी। अभी हमने देखा था जो आयनिक सॉलिड होते हैं, बोलो कैसे होते हैं? दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। व्हाई दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट? ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। ये इसका आंसर होगा। So why they are good conductor? But these ionic solid are the good conductor in molten or the aqueous state. Why? Due to the presence of the free ions। molten state में, molten का मतलब पिघली हुई स्टेट में, और पानी डाल दे तो aqueous, aqueous means water होता है, तो फ्री आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्री आयन होंगे तो वो फ्री आयन मूव करेंगे तो करंट चलेगा। मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं? जैसे अभी हमने इस डायग्राम के अंदर भी दिखाया, देखो फ्री आयंस। जब हमने पानी डाला, जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन अभी हमने देखे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बोलो कौन है? दी आर दी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन। चाहे मोल्टन है, हमने पिघाल दिया तो भी ऐसे मूव करेंगे, पानी डाल दिया तो भी ऐसे ही ये फ्रीली मूव कर पाएंगे। सो आयनिक सॉलिड आर दी गुड कंडक्टर। आयनिक सॉलिड आर दी गुड कंडक्टर। अब हम मेटेलिक सॉलिड की बात करते हैं। दे आर गुड कंडक्टर इन सॉलिड एज वेल एज इन द मोल्टन स्टेट। सॉलिड एज वेल एज इन द मोल्टन स्टेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कोवेलेंट सॉलिड की। कोवेलेंट सॉलिड बोलो कैसे होते हैं? दे आर इंसुलेटर। दे आर इंसुलेटर। एक्सेप्शन फिर से वही बोलो क्या? ग्रेफाइट। ये गुड कंडक्टर होता है। तो ओवरऑल वैसे तो कोवेलेंट सॉलिड क्या होते हैं? इंसुलेटर ही होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है। तो ये हर पॉइंट अपने आप में एक अलग से क्वेश्चन है, हम आपको फिर बता दें। अभी हम लास्ट में क्वेश्चन भी बोलेंगे आपके सामने। मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेटेलिक सॉलिड का फेयरली हाई होता है, कोवेलेंट सॉलिड का वेरी हाई होता है, ड्यू टू द 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर।
जैसे हमने डायमंड की भी देखी है, हमने सिलिका की भी देखी है, SiO2 की, उनकी 3 डायमेंशनल एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है। डायमंड की तो अभी आपको दिख भी रही है नीचे, ये जो ब्लैक ब्लैक बॉल्स हैं ये कार्बन है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इनके एग्जांपल। आयनिक सॉलिड के एग्जांपल कौन होंगे? आप एक S ब्लॉक एलिमेंट ले लें ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का, जैसे Na ग्रुप 1 एलिमेंट है। एक आपके P ब्लॉक एलिमेंट ले लें ग्रुप 16 में, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम है। ग्रुप 17 वाले ले लें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ले लें ग्रुप 17 वाला। तो हम इस ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का बॉन्ड बना दें किसके साथ? P ब्लॉक वाले एलिमेंट के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। या D ब्लॉक एलिमेंट का बॉन्ड बना दे किसके साथ? D ब्लॉक एलिमेंट भी मेटल होते, बोलो किसके साथ? P ब्लॉक के साथ। आप ध्यान से देखें, NaCl, Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, क्योंकि Na इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, Cl गेन करता है, तो आयनिक है। MgO, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, बेरिलियम के नीचे जस्ट मैग्नीशियम होता है। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो आयनिक सॉलिड है। जिंक आपके कहाँ पे है? ये आपके D ब्लॉक एलिमेंट है। सल्फर एक P ब्लॉक एलिमेंट है, नॉन मेटल है। जिंक एक मेटल है। कैल्शियम एक मेटल है। फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, CF2 हो गया। पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम एक मेटल है ग्रुप 1 के अंदर। सल्फेट आपके SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, पोटाशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है। अमोनियम फॉस्फेट NH4 पॉजिटिव, ओवरऑल आपके पॉजिटिव चार्ज होगा। फॉस्फेट PO4 ओवरऑल के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज होता है। एंड सो इस टाइप से Li पॉजिटिव होगा, Br नेगेटिव होगा। लेकिन लिथियम के आमतौर पे कंपाउंड कोवलेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ेगा इनके बीच, वैसे वैसे ही आपके आयनिक नेचर बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटेलिक सॉलिड। जितने भी आपके D ब्लॉक एलिमेंट है, आयरन, कॉपर, आपके जो भी मेटल होते हैं वो सारे आपके ये मेटेलिक सॉलिड की कैटेगरी में आ जाते हैं। कोवलेंट में कौन था? जैसे SiO2 था, सिलिकॉन कार्बाइड है, डायमंड है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, ग्रेफाइट है, ये आपके सारे कोवलेंट सॉलिड की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये जितने भी एग्जांपल पेपर में दे दिए जाए और कह दिया जाए कि आप इनको सेलेक्ट करें आउट ऑफ दीज डिफरेंट कंपाउंड, विच वन इज द कोवलेंट सॉलिड और द आयनिक सॉलिड और द मेटेलिक सॉलिड और द मॉलिक्यूलर सॉलिड, इस तरह से पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन क्या बनते हैं? नेम द सॉलिड, ध्यान से सुनना, नेम द सॉलिड विच इज गुड कंडक्टर इन बोथ सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट। तो कौन है बोलो? सॉलिड स्टेट में भी गुड कंडक्टर, मोल्टन स्टेट में भी गुड कंडक्टर, बोलो कौन है वो? मेटेलिक सॉलिड है, दोनों स्टेट में। कोवलेंट नहीं कह सकते क्योंकि इंसुलेटर होते हैं। आयनिक नहीं कह सकते क्योंकि वो सॉलिड स्टेट के अंदर इंसुलेटर होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड को नहीं कह सकते क्योंकि वो तो होते ही इंसुलेटर है। तो नेक्स्ट अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन, देखो इस टाइप से, ये डिफरेंट नाम है आपके सामने और ये कह दिया जाए अब इनको सिलेक्ट आउट करें कि आउट ऑफ दिस विच वन इज द कोवलेंट सॉलिड और द मॉलिक्यूलर सॉलिड और द आयनिक सॉलिड और द अमोर्फस सॉलिड। तो डिफरेंट आप इनको आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं, अभी आपको समझा दिया गया है। ऐसे ही ये नेक्स्ट है, आप इनको फिर डिफरेंशिएट करें कि इनमें से इनके बीच में फोर्सेस कौन सी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी होंगी, वो भी आप सीख चुके हैं कि सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि मोलिकुलर सॉलिड है या आयनिक सॉलिड है या कोवलेंट सॉलिड है या कौन सा सॉलिड है या मेटेलिक सॉलिड है। तो जोन सा सॉलिड, अभी हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी के बारे में बीच में बता दी, तो वही है। सबसे पहले आप ये देखें कि ये कौन सा सॉलिड है, उसके बाद क्या देखें उनमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कौन सी होती है, वो भी आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये आपके है कि वाटर है, सॉलिड वाटर हमने लिख दिया, इथेनॉल लिख दिया, डाइथाइल ईथर लिख दिया, मीथेन लिख दिया, ये हमने लिख दिया। अब ये बताने इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होती है। तो हमें सभी को ये पता है कि हायर द मेल्टिंग पॉइंट हायर विल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो वो सब्सटेंस जिसके अंदर हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द अदर वन। तो ये हमारी पूरी सीक्वेंस आगे देखो। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड। इथेनॉल में थोड़े वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड। डाइथाइल ईथर इसके अंदर डाइपोल डाइपोल बॉन्ड होगा। मीथेन इसके अंदर वीक वंडर वाला बॉन्ड होता है। क्या होता है बोलो? तो इस टाइप से हमने बता देंगे कि किसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है। वाटर के अंदर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, HOH होता है। HOH की बजाय R आ जाए, ROH, तो वो एल्कोहल होते हैं। ROH कौन होते हैं बोलो? एल्कोहल होते हैं। डाइथाइल ईथर अगर आपके क्या लगा दिया जाए बोलो? ROR, ROR कौन होते हैं बोलो? डाइथाइल ईथर होते हैं। देखो इस टाइप से हम आपको बता दें, यहाँ पे ROR ईथर होते हैं, ROR, देखो ऐसे ईथर होते हैं। एल्कोहल कौन थे बोलो इस टाइप से? OH, ये R, फिर OH और बोलो क्या? R, ये एल्कोहल होते हैं, R आ जाए। वाटर में क्या होता है? वाटर में होता है HOH, HOH। अब क्या होगा? ऑक्सीजन पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज आया, हमने पहले बताया था। H के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव होता है, स्लाइड नेगेटिव होता है, स्लाइड पॉजिटिव होता है। अब ये जो डाइपोल बन गए, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इस अट्रैक्शन का नाम क्या है बोलो? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर हो जाएगा आर के इफेक्ट की वजह से। ये आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, फिलहाल आप इतना ध्यान रखेंगे। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा लेकिन ये वीकर होगा एज कम्पेयर टू इन केस ऑफ आइस। यहाँ पे डाइपोल बन गए लेकिन
ये सिंपल डाइपोल बॉन्ड होगा, स्लाइड नेगेटिव, ये स्लाइड पॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑक्सीजन, और का मतलब कोई एल्काइल ग्रुप है जिसमें कार्बन है, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है, तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल बॉन्ड है, और ये डाइपोल डाइपोल बॉन्ड क्या होगा, थोड़ा सा वीक होगा एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, और भी कम। अब मीथेन होता है, मीथेन क्या होता है, मीथेन के अंदर तो देखो ये होता है, ये CH4 होता है मीथेन, बोलो कौन होता है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ही नहीं है, कार्बन से अटैच है, तो कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज बहुत ही कम होगा, तो इसलिए एक मीथेन और दूसरे मीथेन के बीच में एक बॉन्ड ऐसा, बोलो कौन सा है, जो किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल के बीच बन सकता है, सो दैट इज द वीक वैन डर वाल बॉन्ड। इनके बीच में ये वीक वैन डर वाल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बोलो कैसा बॉन्ड बनेगा, वीक वैन डर वाल बॉन्ड, सबसे वीकर बॉन्ड होता है यहाँ पे। तो इस टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र करके हम बता सकते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, जो हम ये सारी बातें हमने बताई दी, इसके बाद नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन आ सकता है, देखो अभी हमने बताया, बोलो कोई सॉलिड है वो हार्ड है, ध्यान से सुनना, हार्ड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड तो हार्ड नहीं होते, हार्ड तो यही तीन होते हैं जो लास्ट में अभी आपने पढ़े थे। नेक्स्ट हार्ड है, इंसुलेटर है, और इंसुलेटर कब है, इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट, दोनों स्टेट में ही वो इंसुलेटर, बोलो वो कौन, और हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्सट्रीमली हाई, तो 3D थे, तो 3D कौन थे, बोलो कोवलेंट सॉलिड है, बोलो कौन होते हैं वो, कोवलेंट सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट जैसे आयनिक सॉलिड, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, बोलो क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, आपने पढ़ लिया। नॉट इन सॉलिड स्टेट, बोलो क्यों, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आपके फ्री आयंस। तो विच टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, और मेलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, बोलो कौन सा सॉलिड, वो मेटेलिक सॉलिड होते हैं, आपने पढ़ा था। उसके बाद पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि गिव डिफरेंसेस इन बिटवीन द मेटेलिक सॉलिड एंड द आयनिक सॉलिड, मेटेलिक और आयनिक के बीच अभी जितने भी हमने पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखे वो सारे आप लिख सकते हैं। आयनिक सॉलिड आर हार्ड एंड ब्रिटल, तो देखो अगर हम जब भी हम बातें करें सिमिलरिटी और डिफरेंस की, तो हम क्या लिखेंगे, बोथ टाइप ऑफ सॉलिड वेदर मेटेलिक और द आयनिक, हमने बताया था उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। आयनिक में किसके बीच थी, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच। मेटेलिक में किसके बीच थी, पॉजिटिव आयन थे जिन्हें कर्नल कहते थे, और इलेक्ट्रॉन के बीच थी। तो इन बोथ ऑफ द मेटेलिक एंड द आयनिक क्रिस्टल्स देयर इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट डिफरेंस क्या है, इन द मेटेलिक सॉलिड्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पॉजिटिव आयन कॉल्ड कर्नल्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया। उसके बाद आयनिक क्रिस्टल में क्या थी, आयनिक सॉलिड में क्या थी, so these electrostatic force of attractions are present in between the oppositely charged ions, that is the positive ion and the negative ions, उनके बीच थी। और डिफरेंस क्या है इनके बीच, वो तो हमने पढ़ ही लिया। मेटेलिक क्रिस्टल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनकी वजह से करंट चलता है, सो दे आर द गुड कंडक्टर इन बोथ द सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट। आयनिक सॉलिड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव इन द सॉलिड स्टेट, सो दे आर द इंसुलेटर इन द सॉलिड स्टेट, but in the molten or in the aqueous solution they can conduct the electricity due to the presence of the free ions। देखो जैसे ये दोबारा से हमने आपको दिखाया, तो इस टाइप से आप इनके बीच क्या लिख सकते हैं, सिमिलरिटी के पॉइंट भी बता सकते हैं मेटेलिक और आयनिक क्रिस्टल्स के बीच, कि भाई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दोनों के बीच में, लेकिन वो अट्रैक्शन किन के बीच होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में हो, तो आपके आयनिक सॉलिड पॉजिटिव आयंस कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में हो तो मेटेलिक सॉलिड होते हैं। जो आयनिक सॉलिड होते हैं ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, ऐसा क्यों, वो आपके इसलिए क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं आयनिक सॉलिड के अंदर, जो आयंस होते हैं, दे आर स्ट्रांगली हेल्ड एंड दे आर फिक्स्ड एट ए पर्टिकुलर पोजीशन विद अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए वेरी हार्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। तो ये दैट ऑल अबाउट द आपके सॉलिड्स। अभी हमने सभी सॉलिड्स के बारे में देखा कि आपके जो सॉलिड होते हैं वो डिफरेंट टाइप के थे। कौन कौन से डिफरेंट टाइप के थे आपके सॉलिड, क्रिस्टलाइन और द अमोर्फस सॉलिड, उनके बीच डिफरेंट आपने डिफरेंसेस देखे क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड के बीच। उसके बाद हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखा, क्रिस्टलाइन सॉलिड फर्दर 4 टाइप के थे आपके, मोलिकुलर, आयनिक, मेटेलिक और द कोवलेंट सॉलिड, और फिर आपने उनके बीच के डिफरेंसेस देखे। तो इस टाइप से जो डिफरेंसेस हैं वो आ सकते हैं, और डिफरेंट टाइप के ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करते हैं। So that all about the solid and different type of solids. Thank you.